अध्याय 143 किंग शियाओ संप्रदाय का प्रथम तलवार साधक। पेई झांगजी ने मुड़कर आश्चर्य से पूछा, आप तो कुछ ही महीनों से शिष्य हैं। उनसे बात करने वाला व्यक्ति बाइनिंग एर था, जिसे भाग्यशाली माना जाता था। 6 महीने पहले उसने आत्मा खदान से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था और कल ही उसका आवेदन स्वीकृत हुआ। अपनी साधारण प्रतिभा के बावजूद उसने आत्मा की खान में रहते हुए ही पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। किंग शियाओ संप्रदाय में इस प्रकार की साधना को सर्वोच्च माना जाता था, इसलिए वह स्वयं को साबित करने के लिए युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। उसे नहीं पता था कि संप्रदाय का नेता उसे इतना महत्व क्यों देता है, लेकिन वह संप्रदाय के नेता को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। ये देखकर कि झाओ क्यूई, पेई झांगजी और अन्य लोग साधारण लोग नहीं थे और उनकी नज़र शियाओ वुडी पर थी, उसने शियाओ वुडी की पहचान उजागर कर दी। लेकिन क्यू पहले तीनों शियाओ भाइयों को आध्यात्मिक खान में ले जा चुका था, जिससे बाइनिंग एर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वह तीनों शियाओ भाइयों से बेहद ईर्ष्या करता था और उनकी तरह संप्रदाय के नेता का अनुसरण करना चाहता था। पेई झांगजी के प्रश्न के उत्तर में बाइनिंग एर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही है ना, कमाल की बात। आखिर संप्रदाय के नेता का स्नेह हर किसी को नहीं मिलता। हमारे संप्रदाय के नेता उन्हें बहुत महत्व देते हैं और जहां भी जाते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इतना कहकर बाइनिंग एर पहाड़ पर चढ़ती चली गई। ये सुनकर झाओ क्यूई ने शियाओ वुडी का पीछा करने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि उसे बाइनिंग एर में दिलचस्पी हो गई और वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। युवक, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्वामी कौन है? झाओ क्यूई बाइनिंग एर के पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा। उसका चेहरा सौम्य था और उसमें राजकुमार की कोई गरिमा नहीं थी। बाइनिंग एर ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, मेरा नाम बाइनिंग एर है और अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है। क्या आप पहाड़ पर जा रहे हैं? ठीक है, जाओ और जादू के द्वंद्व युद्ध प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराओ। क्या आप मुझे अपने किंग शियाओ संप्रदाय के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में बता सकते हैं? मेरे आपके हॉल मास्टर ली सिफेंग के साथ अच्छे संबंध हैं और मैं आपके हॉल मास्टर झांग यूचुन से मिलने पहाड़ पर आया हूँ। तुम तो बहुत काबिल हो, क्या मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है? जब तुम मास्टर झांग से मिलोगे तो वो तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। मैं मास्टर झांग के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा था। वे बेहद व्यस्त हैं और अगर मैं उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछता तो क्या यह उनके समय की बर्बादी नहीं होती? बहुत। बाइनिंग एर ने सोचा कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कोई रहस्य नहीं था और खबर पहले ही फैल चुकी थी, इसलिए उसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद बाइनिंग एर ने झाओ क्यूई को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बताना शुरू किया। पेई झांगजी बाइनिंग एर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि यह शिष्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। पोषण सार क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद बाइनिंग एर के स्वभाव में पहले ही एक परिवर्तन आ चुका था, जिससे पेई झांगजी और उनके साथियों को यह महसूस होने लगा कि वह था हैं। मार्च महीने के दौरान किंग शियाओ संप्रदाय में एक जीवंत माहौल था। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कुछ उत्साही लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि किंग शियाओ संप्रदाय के पहले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शीर्ष 3 खिलाड़ी कौन होंगे। जूनिंग ने निर्णायक रूप से पहला स्थान हासिल किया। वह पहले ही हॉल मास्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी थी और संप्रदाय के नेता की शिष्या होने के नाते वह बहुत युवा थी। जब उसने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया तो किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वे उसके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वह युवा पीढ़ी में एक प्रमुख हस्ती थी। जू जिन, लियांग, लुकिंग, हुआंगशान, झेंग युनक्याओ, झाओ जैन और अन्य सभी दूसरे स्थान के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि झाओ जैन की प्रतिभा को सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन वह केवल 10 साल का है, जिससे यह मानना मुश्किल है कि वह दूसरा स्थान जीत सकता है। इन स्थापित शिष्यों के अलावा कई अन्य लोग भी अपनी पहचान बनाने और चमकने के लिए उत्सुक हैं। किंग शियाओ संप्रदाय में वर्तमान में पोषण युवान क्षेत्र के चौथे स्तर पर 25 शिष्य हैं। उनमें से अधिकांश प्रसिद्ध नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से वे संप्रदाय के भीतर जू जिन और लुकिंग की तरह प्रसिद्ध होने की आकांक्षा रखते हैं। दोपहर, जिया की 5 सहेलियां तलवार संप्रदाय के परिसर में दाखिल हुईं और यांगलिन से उसकी 4 साथियों ने पूछताछ की। क्या तुमने वाकई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है? इसका क्या मतलब है? तुम अभी शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही हो, तुम कभी भी अलग पहचान नहीं बना पाओगे। यह जरूरी नहीं कि उच्च पद प्राप्त करने के बारे में हो। यदि आप उन हॉल मास्टर्स और वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपको उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मेरा भी जाने का मन कर रहा है। हमारे तलवार संप्रदाय में जून में शीर्ष 64 में जगह बनाने में केवल वरिष्ठ भाई हान लैंग ही सक्षम होने चाहिए, है ना? वे अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य जो प्रशिक्षण मैदान में जल्दी पहुंच गए थे, वे भी इस पर चर्चा कर रहे थे। तलवार संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हान लैंग अकेले खड़े थे, हाथ में लकड़ी की तलवार लिए, मानो विचारों में डूबे हुए हों। पहली नज़र में वे बिल्कुल शेन युए की तरह दिखते थे, जो छत पर तलवार का ध्यान कर रहे थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की स्थापना के बाद से न केवल शिष्य गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, बल्कि विभिन्न हॉल भी तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कुछ हॉलों के शिष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और अपने हॉलों को सम्मान दिलाएंगे। हालांकि शेन यू तलवार को समझने में व्यस्त थी, लेकिन तलवार संप्रदाय के शिष्य भी चाहते थे कि तलवार संप्रदाय को अच्छे परिणाम मिले, इसलिए स्वाभाविक रूप से सारा दबाव उनमें सबसे शक्तिशाली हान लैंग पर आ गया। अगर हान लैंग शीर्ष 64 में भी जगह नहीं बना पाता है तो तलवार संप्रदाय के लिए बहुत शर्म की बात होगी। बेशक हान लैंग के विचार में केवल शीर्ष 10 में जगह बनाकर ही वह तलवार संप्रदाय को सही मायने में गौरव दिला सकता है। जब सभी शिष्य इकट्ठा हो गए तो हान लैंग को होश आया। वह अपने छोटे भाइयों और बहनों की ओर मुड़ा और उन्हें तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करने की तैयारी करने लगा। ठीक तभी हा 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 हा, पीछे से जोरदार हंसी की आवाज़ आए। हान लैंग ने मुड़कर देखा तो शेन यू छत पर खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी उधर देखा और वे शेन यू के सामने तैरती हुई एक लकड़ी की तलवार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये दृश्य बिल्कुल संप्रदाय के नेता और उनकी इंद्रधनुषी तलवार जैसा लग रहा था। ये हो सकता है, मैंने ये किया है। शेन यू जोर से हंस पड़ा।
इतना कहकर वह उछला और पहाड़ की चोटी पर स्थित लिंग शियाओ अकादमी की ओर उड़ गया और झटपट पेड़ों के बीच गायब हो गया। तलवार संप्रदाय के शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। वे सभी जानते थे कि शेन यू ने तलवार को क्यों समझा था और वे अनुमान लगा सकते थे कि इसे सफलतापूर्वक समझने के बाद वह क्या करेगा। एल्डर शेन जरूर संप्रदाय के नेता को ढूंढने गए होंगे। हान लैंग ने शेन यू के जाने की दिशा में देखा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। यहाँ तक कि एल्डर शेन भी साधना में इतनी मेहनत कर रहे थे तो वह कैसे लापरवाही कर सकते थे। जब तक वह लगन से तलवारबाजी का अभ्यास करता रहेगा, अंततः उसकी तलवार उसे मनचाहा परिणाम देगी। उसने तलवार संप्रदाय के शिष्यों की ओर मुड़कर देखा और उन्हें पंक्तिबद्ध होकर तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। वे जियांग झाओशिया द्वारा निर्मित तलवारबाजी की एक विशेष रणनीति का अभ्यास कर रहे थे। इस रणनीति का उपयोग बाहरी शत्रुओं से बचाव के लिए किया जाता था और उन्हें इसमें महारत हासिल करनी थी। जियांग चोटी किंगजियाओ पर्वत के पूर्व में स्थित एक पर्वत है। ये किंगजियाओ पर्वत से भी ऊंचा है और पहाड़ों के बीच एक तेज तलवार की तरह खड़ा है। ये किंग शियाओमेन द्वारा निर्मित की जाने वाली दूसरी पर्वत चोटी भी है। जियांग शिखर का निचला आधा हिस्सा एक राजसी पर्वत है जो पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और खुले भूभाग वाला है, जबकि ऊपरी आधा हिस्सा एक खड़ी चोटी है जो साल भर कोहरे से ढकी रहती है। एक चट्टान पर ली किंगकियू ध्यान और जादू का अभ्यास कर रहे थे। युआन ली, झाओ जेन और जिया उनके पीछे अगल बगल बैठे थे। उनकी हथेलियों में एक छोटी तलवार की छाया संघनित हो रही थी। जन्मजात तलवारबाज ली किंगकियू तलवारबाजी की कला में निपुण है और वह नई नई तकनीकें भी बना सकता है। इस तकनीक को आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार कहा जाता है, जिसे ली किंगकियू ने सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक, कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई और आत्मा बंधन अभिशाप को मिलाकर बनाया है। आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार में सर्वोच्च तलवार नियंत्रण तकनीक की तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा, कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई की भेदन शक्ति और आत्मा बंधन अभिशाप का आत्मा स्थिरीकरण प्रभाव मौजूद है। यदि आप आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार से टकराते हैं तो आपका भौतिक शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा और आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग होकर उसमें समा जाएगी। जन्मजात तलवारबाज की विशेषता ली किंगकियू को तलवारबाजी की एक अनूठी समझ प्रदान करती है, जबकि आत्मा के मार्ग की उनकी समझ उनके मनुष्य और देवता के भाग्य से उत्पन्न होती है। जब ली किंगकियू ने पहली बार आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार का प्रयोग किया तो इससे चू जिंग, नानगोंगी और लिन चुवान भयभीत हो गए। वे महसूस कर सकते थे कि आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार बहुत ही शक्तिशाली थी। उसी समय चू जिन को एहसास हुआ कि ली किंगकियू के पास मौजूद जादू संभवतः स्वयं निर्मित था, जिससे ली किंगकियू के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया और उसने अनुमान लगाया कि ली किंगकियू किसी अमर व्यक्ति का स्वप्न संदेश नहीं था, बल्कि एक अमर व्यक्ति का पुनर्जन्म था। ली किंगकियू अपने शिष्य को निर्देश देने में पूरी तरह से मग्न थे, तभी अचानक उनकी आंखों के सामने एक संकेत प्रकट हुआ। चूंकि यह पहली बार है जब किंग शियाओ संप्रदाय के किसी शिष्य ने तलवारबाजी के मार्ग पर कदम रखा है और तलवार साधना में निपुण हुआ है, जिससे संप्रदाय के विकास की संभावनाएं और बढ़ गई हैं, इसलिए आपको एक सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है। ली किंगकियू स्तब्ध रह गए। तलवारबाज, इससे उसे भूत साधक की उस चेतावनी की याद आ गई जिसे चू जिंग ने पहले ही सक्रिय कर दिया था। ये बात सामने आई है कि केवल तलवार से संबंधित मंत्रों को सीखने से कोई व्यक्ति तलवारबाज नहीं बन जाता। लेकिन किंगकियू को आश्चर्य हुआ कि यह काम किस शिष्य ने किया होगा, लेकिन उसे संदेह था कि यह जियांग झाओशिया ने किया होगा। उनका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि सौभाग्य आध्यात्मिक अभ्यास के लिए संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता था, ऐसी चीज जिसे शिष्य स्वयं नहीं बना सकते थे। आज के उपदेश समाप्त होने के बाद वह आशीर्वाद देने का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन किंगकियू सौभाग्य की आशा करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि यह भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कोई स्थान होगा जहां वे और अधिक सच्चे शिष्यों का प्रशिक्षण कर सकेंगे। वे चाहे कितनी भी दूर हो, उसे डर नहीं था, क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय शक्तिशाली हो चुका था और पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर पर 5 शिष्यों को भेजना उस क्षेत्र की रक्षा के लिए पर्याप्त था। जब तक उनका सामना साधकों से नहीं होता, तब तक महान ली राजवंश का कोई भी व्यक्ति किंग शियाओ संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद हवा से एक सरसराहट की आवाज आई, जिससे युआन ली, झाओ जेन और जिया चौंक गए और उन्होंने अपना सिर घुमाकर देखा। शेन यू एक लकड़ी की तलवार पर उड़कर आए और झट से उन चारों के पीछे उतर गई। उसके उतरने के बाद लकड़ी की तलवार उसके पीछे हवा में लटकती रही, जिसे देखकर युआन ली और बाकी दोनों लोग अचंभित रह गए। लेकिन किंगकियू आश्चर्यचकित थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवारबाजी की साधना करने वाली जियांग झाओशिया नहीं बल्कि शेन यू होगी। संप्रदाय के गुरुजी, मेरी तलवारबाजी ने दाव का स्तर प्राप्त कर लिया है। आप क्या सोचते हैं? शेन यू ने ली किंगकियू को घूरते हुए गर्व भरे स्वर में कहा। ली किंगकियू ने लकड़ी की तलवार को देखा और पाया कि उसके अंदर एक आत्मा विद्यमान है। चू जिन के विपरीत यह आत्मा मानवीय आत्मा नहीं है। इसका स्वरूप शेन यू के समान है और इसकी आभा बिल्कुल वैसी ही है। क्या शेन यू ने सचमुच तलवार की आत्मा का सृजन किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि ली किंगकियू, जिसे जन्मजात तलवारबाज होने का सौभाग्य प्राप्त है, वह भी यह नहीं समझ पा रहा है कि उसने ये कैसे किया। ली किंगकियू ने विस्मय से कहा, क्या उत्कृष्ट रचना है। आपको वास्तव में एक सच्चा तलवारबाज माना जा सकता है। तलवार साधक, यह अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया, शेन यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। शेन यू के पीछे लकड़ी की तलवार देखकर झाओ जेन और जिया दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी साधना युआन ली से कहीं अधिक थी, इसलिए उन्हें इसका अधिक गहरा एहसास हुआ। शेन यू ने आगे कहा, संप्रदाय के गुरु, क्या अब मैं आपको फिर से चुनौती देने के योग्य हूँ? ली किंगकियू ने एक तरफ मुड़कर शेन यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तलवार साधना में आपकी उपलब्धियां स्मारक बनाकर सम्मानित किए जाने योग्य हैं, बशर्ते आप अपने शिष्यों को दाव में प्रवेश करने और आत्मा को परिष्कृत करने की विधि सिखाने के लिए तैयार हों। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरी वर्तमान समझ आप और किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा किए गए सभी कार्यों से बनी है और मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। शेन यू ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। चाहे ये ली किंगकियू की कल्पना हो या नहीं, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि शेन यू बिल्कुल झाओ जेन जैसी थी और उसे नाटक करना पसंद था। लेकिन किंगकियू की निगाहों में संदेह को भांपते हुए शेन यू ने अपने चेहरे के भावों को सीधा किया और गंभीरता से पूछा, पंत प्रमुख, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या मैं आपको फिर से चुनौती दे सकता हूँ? उसके मुंह से ये शब्द निकले भी नहीं थे कि उसने इन्हें पहन लिया।
पुकारें। अचानक एक तेज सरसराहट की आवाज़ आई, जिसके बाद शेन यू के सफ़ेद बाल और दाढ़ी पीछे की ओर खिंच गए। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसके सामने एक चांदी की तलवार की छाया मंडराने लगी, जिसका भयानक दबाव उसे जकड़ रहा था और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना रहा था। ये दृश्य बिल्कुल उस समय और उस पल जैसा है। इस बार भी वह ली किंग की तलवार से अचंभित रह गया। अपने सामने मौजूद आत्मा को छीनने वाली उड़ने वाली तलवार को देखकर शेन यूए उसकी छाया में समाहित भयानक हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था, जिससे वह भयभीत हो गया। तुम मजबूत तो हो गए हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ली किंग ने शांत भाव से कहा। ये सुनकर युआन ली और अन्य 2 लोगों ने ली किंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अध्याय 144 लुप्त कृषक। अपने सामने मौजूद आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार को देखकर शेन यूए का हृदय एक अथाह अंधकार में डूब गया। उसने पहले कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। तलवारबाज बनने का सारा आनंद गायब हो गया, उसकी जगह भ्रम ने ले ली। जब ली किंग ने आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार को वापस लिया, तब भी शेन यू वहीं अचेत अवस्था में खड़ी थी। झाओ जेन और जिया बेहद खुश हुए और ली किंग के पास दौड़कर गए और उनसे आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार का उपयोग करने का रहस्य जानने के लिए उन पर दबाव डालने लगे। युआन ली ने चिंता भरी नजरों से शेन यू की ओर देखा और बोलने में हिचकिचाया। ली किंग ने झाओ जेन और उसके साथी को घूर कर देखा, जिससे दोनों लड़के डरकर एक तरफ छिप गए। शेन यूए के उदास चेहरे को देखकर ली किंग ने चिढ़कर कहा, यह कैसा चेहरा है? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी साधना में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम इतनी आसानी से मेरी बराबरी कर लेते हो, तो फिर पहले जो समय तुमने मुझसे गंवाया था उसका क्या? ये शब्द सुनते ही शेन यूए तुरंत जाग उठी। हाँ, अगर ली किंग को हराना इतना आसान होता तो वह इतनी मेहनत क्यों करता? ली किंग ने शेन यूए की ओर देखते हुए कहा, तुम में अद्भुत प्रतिभा और समझ है। मार्शल आर्ट ने तुम्हारी प्रतिभा को अवरुद्ध किया है। जब तक तुम अपनी साधना में कड़ी मेहनत करोगे, तुम्हारी उपलब्धियां असीमित होंगी। मुझे तो लगता है कि तुम संप्रदाय में अमर बनने के सबसे होनहार व्यक्ति हो। अमर बनो। जब से ली किंग ने सम्राट की हत्या की है, तब से तियानहोन तलवार हर समय उसके आसपास मंडराती रहती है और संप्रदाय के कुछ लोग कहते हैं कि हुनेवान शास्त्र वास्तव में एक दिव्य तकनीक है। विश्व के नंबर 1 मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में शेन यू इस बात से भलीभांति अवगत थे कि मार्शल आर्ट तकनीकों और हुनेवान शास्त्र के बीच एक मौलिक अंतर है, लेकिन उन्हें कभी भी इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला था। ली किंग की बातें सुनकर शेन यूए के शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई और वह सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। उसे पहचान मिलने की खुशी और अमरता के मार्ग पर चलने की तीव्र उत्सुकता दोनों का अनुभव हुआ। दुनिया में कौन अमरत्व प्राप्त करना नहीं चाहता, विशेषकर वे लोग जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों में से अधिकांश अपने शरीर को मजबूत बनाने और नश्वर संसार से परे जाने के बारे में सोचते हैं। शेन यू भी इसका अपवाद नहीं है। युआन ली और अन्य 2 लोग भी अमर बनने शब्दों से स्तब्ध रह गए, लेकिन उनकी भावनाएं शेन यू की तुलना में कहीं कम गहरी थीं। शेन यूए ने ली किंग को देखा, उसका दिल उत्साह से भर गया था, लेकिन उसके गले में हजारों शब्द अटक गए थे। क्या आप वह चाल सीखना चाहेंगे जो आपने अभी इस्तेमाल की? ली किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेन यूए अपनी तंद्रा से बाहर आया और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या सब ठीक है? उसे यह मानना पड़ा कि ली किंग की तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली थी। उसने पहले कभी ऐसी तलवारबाजी नहीं देखी थी। उस तलवार की छाया को देखकर वह सचमुच अपनी जगह पर जम गया था। ये निश्चित रूप से उसके भयभीत होने के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि तलवार की छाया में वास्तव में किसी प्रकार की दमनकारी शक्ति थी, जिससे उसे एक भयानक एहसास हो रहा था कि उसकी आत्मा और शरीर अलग होने वाले हैं। तलवार चलाने की गति अत्यंत तीव्र है, बेहद तेज धार और एक अविश्वसनीय दमनकारी शक्ति। शेन यू को यह चाल बिल्कुल सही लगी और वह वास्तव में इसे सीखने के लिए उत्सुक था। जब ली किंग ने उसे यह सवाल पूछते सुना, तो उसने तुरंत उसे इशारा किया और अपने पास आने को कहा। जैसे ही शेन यू हिचकिचाया, युआन ली आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और ली किंग की ओर चलने लगा। 10 वर्षीय युवान ली को देखकर शेन यू के दिल में एक अजीब सी भावना जागी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, हालांकि वह खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। 81 साल जीने के बाद भी आप अपनी इज्जत बचाने को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हार तो हार ही होती है, इस बात पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मामला सुलझने के बाद शेन यू को राहत महसूस हुई और वह उम्मीद भरी निगाहों से ली किंग की ओर चल पड़ी। इसके बाद ली किंग ने शेन यू को आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार सिखाई, लेकिन शेन यू, जिसे तलवारबाजी की हमेशा से ही अच्छी समझ थी, इसे समझ नहीं पाए। क्योंकि आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार में आत्मा का सच्चा अर्थ शामिल है, इसलिए शेन यू ने पहले कभी इस तरह के जादू का सामना नहीं किया था। वह इसे समझ नहीं पाया और ली किंग भी इसे समझ नहीं पाए। तुम्हें आत्मा के नियमों की समझ नहीं है, फिर भी तुम तलवार आत्मा का निर्माण कर सकते हो? ली किंग ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। शेन यू चिढ़ गई और ली किंग को घूरते हुए बोली, तो क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, जिससे युआन ली और अन्य 2 लोग घबरा गए। उन्हें डर था कि वे बहस शुरू कर देंगे या यहाँ तक कि हाथापाई भी कर बैठेंगे। अगर मास्टर तलवार के देवता को मार डाले तो क्या होगा? अल्पविराम। 2 दिन बाद शेन यू के गांव में प्रवेश करने और किंग शियाओ संप्रदाय के लिए तलवार साधना मार्ग खोलने को दर्ज करने के लिए जुवानिक्सिन हॉल के सामने ढलाई मार्ग पर एक और शिलास्थी स्थापित की गई। इस घटना ने किंग शियाओ संप्रदाय में काफी हलचल मचा दी और शिष्य ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि तलवारबाज कौन होता है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाली स्वाभाविक रूप से जियांग झाओशिया थी। जियांग झाओशिया ने ली किंग को ढूंढकर उससे पूछताछ की कि क्या उसने जानबूझकर शेन यू को अपने वश में करने की कोशिश की थी। ली किंग ने उसे शेन यूए को ढूंढने के लिए कहा और वह तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद जियांग झाओशिया ली किंग के पास लौटी और बोली, वरिष्ठ भाई, आपने सही किया। मेरी तलवारबाजी उनसे कमतर है, लेकिन मैं इसकी भरपाई जल्द ही कर लूंगी। बस प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी तलवारबाजी में निपुण हो जाऊंगी। बड़े भाई को तुम पर भरोसा है। शेन यूए ने अभी केवल तलवारबाज का स्तर हासिल किया है, लेकिन बड़े भाई की नज़र में तुम तलवारबाज अमर बनने की क्षमता रखते हो, ली किंग ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियांग झाओशिया की दबी हुई झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं तलवारों का अमर योद्धा बन जाऊंगा तो बड़े भाई, आप मेरे लिए एक स्मारक अवश्य बनवाएं।
मैं तलवारों के अमर योद्धा की विरासत छोड़ जाऊंगा। बेशक मैं हमेशा से उस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा और बोलते हुए जियांग झाओशिया को एक लात मारी। जियांग झाओशिया को अपने बचपन की याद आ गई और उसे फिर से सुकून महसूस हुआ। हालांकि किंगशियाओ संप्रदाय में अधिक से अधिक विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग शामिल हो रहे हैं, फिर भी वरिष्ठ भाई को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसके लिए यही काफ़ी है। वह जल्दी से वहां से विदा हो गया और तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए वापस लौटने की तैयारी करने लगा। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नजदीक आने के साथ ही तलवार के देवता ने तलवारबाजी के मार्ग को खोल दिया है, जिससे किंगशियाओ संप्रदाय में और भी अधिक चहल पहल बढ़ गई है। कई शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि तलवारबाज होने का क्या अर्थ है। वे तीर्थयात्री और गणमान्य व्यक्ति भी सोच रहे थे कि तलवार की साधना करने वाले और तलवारबाज में क्या अंतर है। मार्च के अंत तक अतिथि प्रांगण में वेई के राजा झाओची एक पत्थर की मेज पर बैठे कुछ उदास भाव से चाय पी रहे थे। वे किंगशियाओ संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने आए थे और उन्होंने ये भी वादा किया था कि यदि वे सिंहासन पर आसीन होते हैं तो वे किंगशियाओ संप्रदाय को एकमात्र शासक संप्रदाय घोषित करेंगे, जिससे उसे सांसारिक मार्शल आर्ट जगत पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। हालांकि झांग यूचुन इससे सहमत नहीं थी। हालांकि झांग यूचुन ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और उसे शर्मिंदा नहीं किया, फिर भी उसे अपमानित महसूस हुआ। किंगशियाओ संप्रदाय को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बैंगनी रंग का तंग चोगा पहने एक व्यक्ति तेजी से आंगन में दाखिल हुआ, झाओ क्यूई के पास आया और धीमी आवाज में बोला। ये सुनकर झाओची का चेहरा एकदम बदल गया। उसने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली को मसल दिया और दांत पीसते हुए बोला, कोई परिवार मुझसे सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? हद हो गई, उनकी हिम्मत कैसे हुई? वह क्रोधित था, मानो कोई दहाड़ता हुआ शेर हो। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। दुनिया के मामलों में देरी नहीं की जा सकती। हर दिन कोई न कोई तरक्की करता है और हर दिन कोई नया सरदार ताकतवर होता जाता है। झाओ जी की मृत्यु के साथ ही शाही सत्ता को नुकसान पहुंचा है और झाओ परिवार की बची हुई शक्ति जनता की महत्वाकांक्षाओं को दबा नहीं सकती। झाओ क्यूई ने गहरी सांस ली, खड़े हुए और कहा, जाओ और पेई झांग जी को बुलाओ। वह 1 घंटे में पहाड़ से नीचे आ जाएगा। हाँ, बैंगनी रंग के कपड़े पहने वह व्यक्ति तुरंत अस्पताल से निकल गया। 1 घंटे बाद झाओ क्यूई अपने दल और युवा पीढ़ी के साथ पहाड़ से नीचे उतरे, लेकिन पेई झांग जी उनके पीछे नहीं आए। वह और झांग यूचुन चट्टान पर खड़े होकर नीचे से झाओ क्यूई और अन्य लोगों की जाती हुई आकृतियों को देख रहे थे। पेई झांग जी ने बेबसी से कहा, दुनिया के मामले बेहद जरूरी हैं, मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर झांग नाराज नहीं होंगे। झांग यूचुन शांत रहे और बोले, भगवान पेई, क्या आपको सच में लगता है कि वेई का राजा दुनिया को शांत कर सकता है? वह पहले ही एक बार असफल हो चुका है। ये सुनकर पेई झांग जी भ्रमित नहीं हुए, उनका वहीं रुकने का निर्णय ही उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। पेई झांग जी ने झांग यूचुन की ओर सिर घुमाकर कहा, चूंकि हॉल मास्टर झांग मेरे प्रति इतने ईमानदार हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। राजा वेई में वास्तव में वह क्षमता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किंगशियाओ संप्रदाय के अनुसार इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आम लोगों की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है? झांग यूचुन ने अपनी नजर हटा ली और पेई झांगजी की ओर मुड़ गया। आमतौर पर सौम्य और शांत स्वभाव के रहने वाले झांग यूचुन के चेहरे पर इस समय कोई मुस्कान नहीं थी और उनकी आभा किसी भी तरह से पेई झांग जी से कम नहीं थी। किंगशियाओ संप्रदाय संसार के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन किसी भी अनैतिक या अनैतिक कार्य को कभी नहीं होने देगा। सिंहासन पर जो भी बैठेगा, जब तक वह जनता की इच्छा का पालन करेगा, किंगशियाओ संप्रदाय उसका हमेशा स्वागत करेगा। किंगशियाओ संप्रदाय का उद्देश्य कभी भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ना नहीं है। मार्शल आर्ट की दुनिया और राजवंश हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। झांग यूचुन ने पेई झांगजी को घूर कर देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे पेई झांगजी हैरान रह गए। पेई झांगजी ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, अगर पेई परिवार दुनिया पर राज करना चाहता है तो क्या किंगशियाओ संप्रदाय से फेंग और मियाओ एर की शादी को ध्यान में रखते हुए पेई परिवार को बख्श देगा? झांग यूचुन ने उत्तर दिया, किंगशियाओ संप्रदाय कभी भी संघर्षों की शुरुआत नहीं करता है। पेई झांगजी मुस्कुराए और बोली, झांग तांगजू के शब्द ही काफी हैं। दोनों ने कुछ देर और बातचीत की, फिर पेई झांगजी ने विदा ली। झांग यूचुन वहीं खड़ा रहा और पेई झांग को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखता रहा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय हमें उकसाने वाले किसी को भी बख्शेगा नहीं, हम कोई नरमी नहीं दिखाएंगे। उसकी आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। अल्पविराम। अप्रैल का महीना आते ही किंगशियाओ संप्रदाय के हजारों शिष्यों की उत्सुकता के बीच मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के प्रारंभिक दौर की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता पर्वत की तलहटी में आयोजित की गई, जहां शिष्यों के कौशल को निखारने के लिए 10 मार्शल आर्ट अखाड़े स्थापित किए गए थे। व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए गुआंगबी वानटांग ने अस्थायी रूप से 100 पंजीकृत शिष्यों की भर्ती की। मार्शल आर्ट के 10 अखाड़े पूरी तरह से घिरे हुए थे और यहाँ तक कि हॉल मास्टर भी इस रोमांच को देखने के लिए आ गए थे। लेकिन ली किंगकियू नहीं गए। वे लिंगशियाओ आंगन में शराब का आनंद ले रहे थे। यह उत्तम शराब एक प्रतिष्ठित परिवार का उपहार थी और बहुत ही मादक थी। वह आज अपने कौशल का अभ्यास करने या भीड़ में शामिल होने वाला नहीं है, वह यहाँ विशेष रूप से किसी का इंतजार कर रहा है। जब सभी शिष्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे तो ली किंगकियू को लगा कि किंगशियाओ पर्वत सुनसान हो गया है और वह इससे बिल्कुल अपरिचित था। यहाँ तक कि युआन क्यूई नाम का वह बच्चा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह अपनी शराब की चुस्की ले रहा था, तभी आकाश से एक आकृति उतरी और आंगन में आ गिरी। वह शेन युए थी। शेन यू एक लकड़ी की तलवार पर खड़ी थी जो हवा में तैर रही थी और धूल के बादल उड़ा रही थी। लेकिन किंगकियू ने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर लहराते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम तलवार के देवता हो, फिर भी हमेशा इस तरह उड़ते क्यों रहते हो, मानो तुम्हें डर हो कि लोग यह न जान पाएं कि तुम उड़ सकते हो। एक बुजुर्ग के नीले वस्त्र में लिपटे शेन युए से एक अलौकिक शालीनता झलक रही थी जो किसी तलवारबाज अमर की याद दिलाती थी। लेकिन किंगकियू की बातें सुनकर उसने ठंडी सी आवाज निकाली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह लकड़ी की तलवार से कूदकर ली किंगकियू के सामने जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, मैंने आपके बताए रास्ते पर चलकर देखा और पाया कि पूर्वी तट के किनारे एक घाटी में वाकई एक आध्यात्मिक खान है। इसमें न केवल आध्यात्मिक पत्थर हैं बल्कि विशेष अयस्क भी हैं जो बहुत कठोर हैं और दिव्य हथियार बनाने के लिए उपयुक्त हैं।
जिस स्थान का उन्होंने जिक्र किया वह वही स्थान था जहां ली किंगक्यू ने पहले सौभाग्य के दौर की शुरुआत की थी। ये पहली बार है जब ली किंगक्यू स्वयं पवित्र भूमि की खोज में नहीं गए हैं। उन्होंने शेन युए को भेजने के 2 कारण बताए हैं। पहला, शेन युए की वफादारी 95 तक पहुंच चुकी है, और दूसरा, इस पवित्र भूमि का द्वार मूल रूप से उन्हीं के द्वारा खोला गया था। लगता है मेरे सपने में आए अमर ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। वह यस कोई साधारण खनिज नहीं है, ये प्राचीन गेंगजिन युवानती है जो आत्मा पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान है, ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उन लौह खानों के नाम जानता था क्योंकि फुयुआन की स्मृति में उसने एक पत्थर की पट्टिका देखी थी जिस पर लौह खानों के नाम दर्ज थे। हालांकि वह खुला स्थान प्राकृतिक रूप से बना था, लेकिन पहले उस पर किसी का स्वामित्व था। इसलिए ली किंगक्यू को पूरा यकीन था कि इस भूमि पर कभी साधना संप्रदाय रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश सभी साधक चले गए। कुछ ने गुफाओं में अपने घर छोड़े जबकि अन्य ने विभिन्न संसाधन छोड़े। इन संकेतों से पता चलता है कि साधक जल्दी में चले गए थे। अगर वे जल्दी में नहीं होते तो वे भंडारण थैलियों या अन्य जादुई उपकरणों का उपयोग करके इन संसाधनों को आसानी से अपने साथ ले जा सकते थे। हालांकि मुझे वहां खतरा महसूस हुआ। अंदर जाने से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, शेन यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अध्याय 145 दावभाग्य। खतरा। ली किंगक्यू आश्चर्यचकित थे, क्या फुयुआन सुरक्षित नहीं था? लेकिन फिर उसने इस बारे में दोबारा सोचा और बात समझ में आ गई। बस फर्क इतना था कि उसे कोई खतरा नहीं था और शेन यू की ताकत उसकी ताकत के बराबर नहीं थी। इस तरह से सोचने पर शायद उनके लिए जल्दबाजी में अपनी संपत्ति को संप्रदाय के शिष्यों को सौंपकर उसकी खोजबीन करना अनुचित होगा। लेकिन क्यू ने शेन युए की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे खुद ही इस मामले को संभालना पड़ेगा। ये सुनकर शेन युए तुरंत नाराज हो गई और बोली, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगी। संप्रदाय के नेता के रूप में तुम्हें बस संप्रदाय में बैठकर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन क्यू इन शब्दों का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया, चलिए इस खान का नाम मूल लौह पवित्र भूमि रखते हैं। मैं आपके साथ कुछ सच्चे शिष्यों को चुनकर भेजूंगा और उन्हें वहां साधना करने दूंगा। आध्यात्मिक पत्थर और प्राचीन गेंगजिन मूल लौह संप्रदाय के रणनीतिक संसाधन हैं और शिष्यों को इन्हें छूने की अनुमति नहीं है। शेन यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे पूरे समय वहीं रहना होगा? हालांकि युआन टाइफुरी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, फिर भी उन्होंने किंगशियाओ संप्रदाय में रहना पसंद किया। बिल्कुल नहीं, आपको बस नियमों को समझाना होगा और आपके द्वारा भेजे गए शिष्यों में से कुछ लोग आपकी देखरेख के लिए मौजूद होंगे। क्या आप अपने शिष्य पर इतना भरोसा करते हैं? मेरी आंखें लोगों के दिलों की गहराई तक देख सकती हैं। सच में? तो क्या तुम मुझे देख सकते हो? बेशक, तुमने मुझे पहले ही जीत लिया है, बस तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। बात छोड़ना, शेन यू ने गुस्से से कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ भी था। क्या ये अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या ली किंगक्यू में न केवल लोगों को पहचानने की क्षमता है, बल्कि वफादारी और विश्वासघात के बीच अंतर करने की भी क्षमता है? हालांकि वह ली किंगक्यू की उदारता के लिए वास्तव में आभारी था, जिसने कई बार उसकी गलतियों को माफ किया और यहाँ तक कि उसके साथ अपना ज्ञान भी साझा किया। फिर भी जब ली किंगक्यू ने इस ओर इशारा किया तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मेरे साथ पहाड़ से नीचे आकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखने चलें। ली किंगक्यू मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। ये पहली बार था जब किंगशियाओ संप्रदाय ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वह जानता था कि कई शिष्य संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे और संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें उनका प्रोत्साहन करने के लिए कुछ बार उपस्थित होना पड़ा। हालांकि शेन यू ने अपनी बात पर जोर देते हुए समझाया कि वह आश्वस्त नहीं हुए हैं और वह ली किंगक्यू को जल्द ही या बाद में चुनौती देंगे। ली किंगक्यू ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और कहा कि अगली बार वह उसे सिर्फ एक ही चाल में हरा देगा। पहाड़ से उतरते समय दोनों में कहासुनी हो रही थी। जादुई प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर का पहला दिन बहुत ही सुचारू रूप से गुजरा, जिससे शिष्य बेहद प्रसन्न हुए और तीर्थयात्री और गणमान्य व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। मंच पर आने वाले लगभग प्रत्येक शिष्य के पास अपने अपने अनूठे कौशल थे, जो उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष स्तर के उस्ताद बनाते थे। महज एक दिन के बाद ही शक्तिशाली लोग, तीर्थयात्री और मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ता किंगशियाओ संप्रदाय और अन्य मार्शल आर्ट संप्रदायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को महसूस कर सकते थे। क्योंकि निम्न स्तरीय दानव लोक की रक्षा करने वाले सच्चे शिष्यों के अलावा अन्य सभी सच्चे शिष्यों ने पहले ही युद्ध प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा लिया था, इसलिए ली किंगक्यू को युआन टाई ब्लेस्ड लैंड में किसी को भी भेजने की जल्दी नहीं थी। जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर जून तक जारी रहेंगे, जिसमें प्रतिदिन शाम तक द्वंद्व देखने को मिलेंगे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस दिन झांग यूचुन और ली डोंग्युए ने ली किंगक्यू को ढूंढा और तीनों ने लिंगशियाओ आंगन में बैठकर आपस में बातचीत की। वरिष्ठ भाई, यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वाकई बहुत प्रभावशाली है। इससे संप्रदाय को बहुत धन प्राप्त हुआ है और प्रशिक्षण कक्ष में मिलने वाले कार्यों की संख्या दोगुनी हो गई है। विभिन्न राज्यों के परिवार और अधिकारी हमें अपने पक्ष में करने के लिए धन खर्च कर रहे हैं। प्रतिदिन अनगिनत उपहार पर्वत पर भेजे जा रहे हैं। अगर मेरे जासूस बाहर न होते तो मैं इसे स्वर्णयुग समझता, झांग यूचुन ने भावुक होकर कहा। ली डोंग्युए ने आगे कहा, यह महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन हमारी आय पिछले महीने से भी अधिक हो गई है। हमारे अनाज, फल, जड़ी बूटियां और अन्य सभी चीजें जो हम बेचते हैं, ऊंची कीमतों पर बिक रही हैं। लेकिन किंगक्यू को आश्चर्य नहीं हुआ। किंगशियाओ संप्रदाय ने न केवल अपनी ताकत के कारण बल्कि अमरता की साधना के कारण भी इतने शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया था। किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा अमरता की साधना के बारे में अफवाहें सांसारिक दुनिया में फैल रही हैं और शक्तिशाली और धनी लोगों के लिए अमरता के मार्ग का आकर्षण अनूठा है। इस रफ्तार से तो तलवार संप्रदाय को जल्द ही कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन किंगक्यू ने टिप्पणी की। उन्हें हुनयुआन धर्मग्रंथ के देर सवेर फैलने की चिंता नहीं थी। वास्तव में वे इसके लिए उत्सुक थे ताकि तलवार संप्रदाय अपना अधिकार स्थापित कर सके। वैसे भी हुनयुआन धर्मग्रंथ परत दर परत हस्तांतरित होता है और कोई भी संपूर्ण हुनयुआन धर्मग्रंथ प्राप्त नहीं कर सकता है। झांग यूचुन और ली डोंग्युए उनकी बात समझ गए। वे इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके थे, इसलिए वे घबराए नहीं।
बड़े भाई, क्या हमें शेष 64 और 10 अंतिम मुकाबलों के लिए एक भव्य आयोजन करना चाहिए और मेहमानों के लिए एक बेहतर देखने का मंच बनाना चाहिए? झांग यूचुन ने पूछा। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाया जा सकेगा। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखकर कहा, यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता केवल लोगों को दिखाने और अपनी शान प्रदर्शित करने के लिए है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया जाता है तो ये हमारे शिष्यों की बर्बादी है। शिष्य अपनी साधना के परिणामों को परखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि शक्तिशाली और धनी लोगों को दिखावा करने के लिए। ये सुनकर झांग यूचुन शर्मिंदा हो गई। इसके बाद ली डोंगयुए ने पूछा, वरिष्ठ भाई, दानव नियंत्रण कक्ष की स्थापना वास्तव में कब हुई थी? लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम किसी को भी अंदर ठूंसने वाली हो? दानव नियंत्रण केंद्र का निवास स्थान बन चुका है। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे लोग भी उत्सुक हैं और वे मुझसे जानकारी मांगने आते रहते हैं, ली डोंगयुए ने बेबसी से कहा। जैसे जैसे धर्मग्रंथ मंडप में जादुई नियमावली की संख्या बढ़ती है, योगदान अंक धन से अधिक महत्वपूर्ण होने लगते हैं और हॉल के एक शिष्य के रूप में कोई अधिक योगदान अंक अर्जित कर सकता है। टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद मैं एक उपयुक्त सूची को अंतिम रूप दूंगा। बेशक आप इसमें 2 लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्यू ने जवाब दिया कि यह तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था और दानव नियंत्रण हॉल के कोटे का इस्तेमाल करके उत्कृष्ट शिष्यों को पुरस्कृत करेंगे। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। धन्यवाद सीनियर ब्रदर, झांग यूचुन और ली डोंगयुए ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकते। लेकिन क्यू ने उनकी तुच्छ बातों को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार वे ये सब अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई उनसे मदद मांगने आया था। क्या हमें योगदान अंकों को कोई अच्छा नाम नहीं देना चाहिए? अब से यही किंगशियाओ संप्रदाय की कागजी मुद्रा होगी? लेकिन क्यू ने अचानक पूछा। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा की थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने शिष्यों को इससे परिचित कराने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से एक सरल नाम का इस्तेमाल किया। झांग यूचुन ने कहा, इस मामले का फैसला आपको ही करना होगा सीनियर ब्रदर। हम में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ली डोंगयुए ने सिर हिलाया, वह भी यही सोचती थी। लेकिन क्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, योगदान की बात करना बहुत औपचारिक है और पैसे की बात करना बहुत भद्दा है। क्यों ना हम भाग्य की बात करें? इसे दाव भाग्य कहें। दाओयुआन, ये तो बहुत अच्छा नाम है, झांग यूचुन ने कहा। ली डोंगयुए ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका जवाब बहुत जल्दी था और उसे शक हुआ कि वह उसकी चापलूसी कर रहा है। आप सभी इस पर चर्चा करें और प्रत्येक श्रेणी के शिष्यों के लिए मासिक वजीफा और साधना के अवसरों को लिखकर कल मुझे प्रस्तुत करें, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। दोनों तुरंत सहमत हो गए। लेकिन क्यू उठी और ये देखकर कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था, उसने ये देखने का फैसला किया कि मिंगुआन की गुफा में बने घर की मरम्मत कैसे हो रही है। अल्पविराम। अप्रैल के अंत में लिंगशियाओ महल के पीछे पहाड़ों में मिंगुआंग और ली किंगक्यू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव और उत्साह के भाव थे। उनके सामने पहाड़ की दीवार में एक पत्थर का दरवाजा था, जिसके अंदर मिंगुआंग द्वारा निर्मित गुफा आवास था, जो कि किंगशियाओ संप्रदाय का पहला गुफा आवास भी था। लेकिन क्यू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अंदर की स्थिति का जायजा ले लिया था। उसने कहा, बुरा नहीं है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम इस तरह की और कितनी गुफाएं बना सकते हो? संप्रदाय के नेता की प्रशंसा सुनकर मिंगुआंग को राहत मिली और फिर उसने सोचा, आत्माओं को एकत्रित करने वाली व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सस्ती नहीं है और आसानी से नहीं मिलती। आध्यात्मिक पौधों और कृत्रिम आध्यात्मिक झीलों के अलावा आध्यात्मिक पत्थरों की भी आवश्यकता होती है। जहां तक मुझे पता है, संप्रदाय अधिकतम 5 और गुफागृह बना सकता है। 5 बुरा नहीं है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शीर्ष 3 को पुरस्कार के रूप में मैं पहले आपसे 3 गुफा आवास बनवाऊंगा, लेकिन क्यू ने सिर हिलाया। ये सुनकर मिंगुआंग मन ही मन चिंतित हो गया। स्वयं अपनी गुफा का निर्माण करने के कारण वह भलीभांति जानता था कि साधना के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। संप्रदाय का नेता वास्तव में उदार था। उसने उच्च अधिकारियों को इसका पहले आनंद लेने नहीं दिया, बल्कि शिष्यों को प्राथमिकता दी। मिंगुआंग ने मन ही मन ली किंगक्यू की प्रशंसा की और उसी समय उसने ली किंगक्यू को आगे बढ़कर पत्थर के द्वार की ओर चलते हुए देखा। वह तुरंत उनसे मिलने गया और बोला, इस द्वार पर कुछ प्रतिबंध है जिन्हें किसी स्वामी से बांधा जा सकता है। इस तरह कोई और जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकता। अगर वे ऐसा करते हैं तो पहाड़ हिल उठेगा। अगर शोर इतना तेज हुआ तो यह अलार्म की तरह होगा। उनके मार्गदर्शन में ली किंगक्यू ने जल्दी से पहचान प्रक्रिया पूरी की और फिर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही ली किंगक्यू गुफा में दाखिल हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी ओर तेजी से बढ़ा। इस गुफा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा भूमिगत आध्यात्मिक झील के समान है, जो कि काफी उल्लेखनीय है। रास्ते में उसे गुफा की दीवारों में जड़े हुए कई आध्यात्मिक पत्थर दिखाई दिए। ये आध्यात्मिक पत्थर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं जड़े हुए थे, बल्कि एक निश्चित नियम का पालन करते हुए जड़े हुए थे, जिससे सभी आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक प्रणाली में एकत्रित होकर गुफा के भीतर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही थी। भले ही गुफा का दरवाजा कसकर बंद रहे, अंदर मौजूद आत्माएं और जीव तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। 3 झांग लंबी घुमावदार सुरंग से गुजरने के बाद ली किंगक्यू एक अपेक्षाकृत विशाल गुफा कक्ष में पहुंचा। गुफा की दीवार के पास एक झांग से अधिक व्यास वाली एक छोटी झील थी और दूसरी दिशा में मेजें और कुर्सियां, साथ ही एक पत्थर का पलंग भी था। इस गुफानुमा आवास के निर्माण के लिए मिंगुआंग ने कई कारीगरों को काम पर रखा था। यह ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसे उन्होंने अकेले पूरा किया हो। बेशक मिंगुआंग के मन में सारा श्रेय उसे नहीं जाता था। गुफा में रहने का विचार संप्रदाय के नेता का था और वह केवल इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार था। जब उसने पहली बार गुफा में रहने के विचार के बारे में सुना तो वह चकित रह गया। इस संप्रदाय का नेता सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अब आप वापस जा सकते हैं। लेकिन क्यू ने मिंगुआंग की ओर मुड़कर यह कहा। ये सुनकर मिंगुआंग ने तुरंत झुककर अभिवादन किया और फिर विदा ले ली। उसके गुफा से निकलने के बाद चू जिंग, नांगोंगी और लिन चुवान एक के बाद एक प्रकट हुए। तो ये है गुफा में रहने की जगह। यहाँ अभ्यास करना वाकई बहुत अच्छा है। मिंगुआंग नाम का वो शिष्य तो वाकई कमाल का है। चू जिंग ने हैरानी जताई। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किंगशियाओ संप्रदाय के एक शिष्य ने ऐसा साधना स्थल बनाया है।
किंग शियाओ संप्रदाय में न केवल साधना में प्रतिभाशाली लोग हैं बल्कि अन्य श्रेणियों में भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जो इसकी नींव को वास्तव में गहन बनाता है। अब से तुम गुफा में साधना करोगे और दूसरे शिष्यों की साधना में खलल नहीं डालोगे, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। किंग जियाओ पर्वत पर शिष्य लगभग हर वन क्षेत्र में लगन से साधना कर रहे हैं। हालांकि चू जिन के तीनों शिष्य बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहते हैं और हाल ही में संप्रदाय में भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे कुछ शिष्यों में बेचैनी पैदा हो गई है। नांगोंग ई ने कहा, यह सब लिन चुवान की गलती है। उसे दूसरों के सिर पर पैर रखना बहुत पसंद है। लिन चुवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वह उसका खंडन नहीं कर सकी। लेकिन क्यू कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुराए और बोले, जैसे जैसे तुम्हारा साधना स्तर बढ़ेगा तुम अंततः भूतों से संपर्क कर पाओगे। उस समय तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं होगी और तुम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ खुलकर बातचीत कर पाओगे। ये सुनकर तीनों आत्माओं की आंखें चमक उठीं। तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम फिर से जीवित हो गए हैं? नांगोंगी ने हैरानी से कहा। अध्याय 146 एक महान नायक का नाम। किंग शियाओ संप्रदाय ने आधिकारिक तौर पर योगदान अंक का नाम बदलकर दाओ आत्मीयता कर दिया और सभी स्तरों के शिष्यों के मासिक वजीफे और दाओ आत्मीयता की घोषणा की। ये सूचना किंग शियाओ पर्वत के प्रांगणों में हर जगह लगाई गई, जिससे शिष्यों के बीच व्यापक चर्चा छिड़ गई। बाह्य शिष्यों को 10 दाओ युआन प्रति माह, आंतरिक शिष्यों को 20 दाओ युआन प्रति माह और सच्चे शिष्यों को 50 दाओ युआन प्रति माह प्राप्त होते हैं। शास्त्र मंडप की तीसरी मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट की पुस्तकों की कीमत 100 दाओ युआन से अधिक है, जबकि चौथी मंजिल पर स्थित जादू की पुस्तकों की कीमत 1000 दाओ युआन से शुरू होती है। कुल मिलाकर इस प्रकार की बुनियादी व्यवस्था सभी स्तरों के शिष्यों को संतुष्ट करती है, जिससे उन्हें अपनी स्थिति की परवाह किए बिना आशा की किरण दिखाई देती है। बुनियादी मासिक लाभों के अलावा आप अपने संप्रदाय का निर्माण करके, आविष्कार करके और प्रशिक्षण हॉल में कार्य करके भी अधिक दाओ आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं। दाओ युआन को गुप्त नियमावली, हथियार, आध्यात्मिक पत्थर, आध्यात्मिक पौधे, ताबीज आदि के बदले में प्राप्त किया जा सकता है और सभी शिष्य जानते हैं कि संप्रदाय भविष्य में और भी वस्तुएं जारी करेगा। यह उल्लेखनीय है कि हुनयुआन सूत्र की मानसिक साधना विधि को दाओ भाग्य विधि से बदला नहीं जा सकता। यदि आपका साधना स्तर उपयुक्त है तो आप साधना कक्ष में जाकर सीधे इस मानसिक साधना विधि के अगले स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। दाओ युआन एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्मीयता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन विनिमय योग्य वस्तुओं का निजी तौर पर व्यापार किया जा सकता है, जो कुलीन परिवारों के वंशजों और शक्तिशाली हस्तियों को आशा प्रदान करता है। परेशानी को रोकने के लिए प्रवर्तन हॉल की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं और दाओवादी अभ्यासकर्ताओं के लिए अधिक नियम लागू किए गए हैं। लेकिन क्यू पर ज्यादा दबाव नहीं था। किंग शियाओ संप्रदाय अभी भी मूल रूप से उनके नियंत्रण में था, इसलिए अगर कोई समस्या आती तो वे समय रहते समाधान निकाल सकते थे। किंग शियाओ संप्रदाय अभी प्रारंभिक अवस्था में था और उसे गलतियों से सीखने की जरूरत थी। आध्यात्मिक उपलब्धि और सांसारिक धन के बीच संतुलन समय के साथ धीरे धीरे आकार लेगा, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। जब किंग शियाओमिन में व्यापक सुधार हो रहे थे, उसी दौरान पर्वत की तलहटी में युद्ध और तेज हो गया। गुजोऊ के कई हिस्सों में युद्ध छिड़ गया और जिलों पर प्रांत का नियंत्रण समाप्त हो गया। कहावत है कि संकट के समय नायक पैदा होते हैं और कई लोगों ने उन्हें नायक समझा। जब मई का महीना आया तो शरणार्थियों का एक समूह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, इस उम्मीद में कि उन्हें किंग शियाओमिन में शरण मिल जाएगी। झांग यूचुन सहमत नहीं हुई, बल्कि उसने उन्हें कुछ सूखा राशन दिया और उन्हें विदा कर दिया। हालांकि ये शरणार्थी दूर नहीं गए, बल्कि ताइकुन पहाड़ों में छिप गए और कभी कभी भोजन मांगने के लिए किंग शियाओ गेट पर आते थे। जून की शुरुआत में शीर्ष 64 फाइनलिस्टों का चयन करने के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई। महीने के अंत तक ही शीर्ष 64 शिष्यों की अंतिम सूची तैयार हुई और यूलिंग हॉल ने इसे प्रकाशित किया। सूची में शामिल शिष्यों का न्यूनतम साधना स्तर पोषण युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर का था और उनमें से प्रत्येक ने पहले ही अपना नाम कमा लिया था। सभी को यह महसूस हो रहा था कि किंग शियाओ संप्रदाय प्रतिभाशाली लोगों से भरा हुआ है। शीर्ष 64 सदस्यों में से प्रत्येक ने लड़ाइयों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से खुद को साबित किया था और वे सभी अपनी असाधारण क्षमता के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे थे। कई जाने माने शिष्यों को मार डाला गया। उस दिन दोपहर का समय था। एक एक करके सच्चे शिष्य लिंग शियाओ अकादमी में प्रवेश करने लगे। किंग शियाओ के साथ गुरुओं में दूसरे स्थान पर रहने वाला यूलिन भी वहां मौजूद था। वह उदास दिख रहा था और सबसे पीछे चल रहा था। किंग शियाओ संप्रदाय के सबसे प्रारंभिक शिष्यों के रूप में किंग शियाओ के 7 पुत्रों ने संप्रदाय में अनेक योगदान दिए। हालांकि प्रतिभा जन्मजात होती है। पिछले महीने हुआंगशान के पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने के अलावा अन्य 6 शिष्य पवित्र भूमि के संसाधनों के बावजूद भी पोषण युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक ही पहुंच सके। उनके लिए तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक जाना उतना ही मुश्किल था जितना आसमान पर चढ़ना। यूलिन को ली किंग ने बुलाया और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। अन्य शिष्य आपस में बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। सभी को विश्वास था कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और संप्रदाय के नेता की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें पता चला कि संप्रदाय के नेता के अलावा आंगन में शेन्यू और जियांग झाओशिया नाम के 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। इन दोनों को देखते ही सभी शिष्य शांत हो गए और किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। 30 सच्चे शिष्यों को स्वेच्छा से अपने अपने समूह बनाते देख ही किंग प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें युआन तेफू के बारे में बताया और सूचित किया कि उन्हें युआन तेफू भूमि की रक्षा के लिए भेजा जाएगा, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, जो 1000 आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त भूमि में साधना करने के समान है। ये सुनकर यूलिन सहित सभी शिष्य उत्साहित हो गए। यह एक अच्छी चीज है। उस समय आत्मा की खानों की रखवाली करने वाले शिष्य ज्यादातर सच्चे शिष्य बन जाते थे और यहाँ तक कि जो बाद में खानों से स्थानांतरित हो गए थे वे भी कई अन्य शिष्यों से आगे निकल गए थे। ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। 30 सच्चे शिष्यों ने तुरंत झुककर ली किंग को धन्यवाद दिया। जाओ और तैयारी करो, एल्डर जियांग और एल्डर शेन तुम्हें कल वहां ले जाएंगे। यूलिन यहीं रुको, लेकिन क्यू ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा और सभी शिष्यों ने तुरंत झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। सभी शिष्यों के चले जाने के बाद केवल यूलिन ही उसके सामने खड़ी रह गई। यूलिन बहुत बेचैन थी और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। भतीजे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूं, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा।
जूनियर भतीजा शब्द यूलिन के दिल पर एक आघात की तरह लगा, जिससे वह पल भर में टूट गया। वह धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक कर ली किंग के सामने झुक गया और रोते हुए बोला, मामा गुरुजी, मैंने आपके मार्गदर्शन में विफल होकर आपको और गुरुजी को अपमानित किया है। किंगजियाओ के साथ गुरुओं का जन्म पर्वत की तलहटी में स्थित एक गांव में हुआ था। वे किंगजियाओ संप्रदाय के पहले शिष्य थे और सभी झांग यूचुन के शिष्य बने। उन्होंने संप्रदाय को धीरे धीरे विकसित होते देखा। हालांकि शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ किंगशियाओ के साथ गुरु ली किंगकियू से और दूर होते चले गए। वे अब लिंगशियाओ अकादमी में स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते थे और सामान्य दिनों में ली किंगकियू से मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। यूलिन को लगा था कि ली किंगकियू उन्हें बहुत पहले ही भूल चुके हैं, इसलिए जब उन्होंने ली किंगकियू को उन्हें अपना कनिष्ठ शिष्य कहते सुना तो वे अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सके। इसमें मार्मिक क्षण थे, शोक के क्षण थे और आश्चर्य के क्षण भी थे। ली किंगकियू खड़ी हुई, लंबी मेज के चारों ओर घूमी, उसके पास आए, उसे उठने में मदद की और पूछा, इसमें इतनी शर्म की क्या बात है? मैं शीर्ष 64 में जगह बनाने में असफल रहा। ये क्या है? विजेता और हारने वाले तो हमेशा रहेंगे। किंगशियाओ संप्रदाय सिर्फ ताकत नहीं देखता, आपकी वरिष्ठता और योगदान का मतलब है कि कोई भी आपको कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। लेकिन किंगकियू ने गंभीरता से बात की, जिससे यूलिन और भी उत्साहित हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन किंगकियू ने उसे इसलिए अपने पास रखा था ताकि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सके, युवानती धन्य भूमि में स्थित आध्यात्मिक पत्थरों और प्राचीन गेंगजिन स्रोत लोहे की निगरानी करना और किसी भी शिष्य को बिना अनुमति के उन्हें लेने से रोकना। हालांकि ली किंगकियू द्वारा चुने गए शिष्य बेहद वफादार थे, लेकिन केवल वफादारी ही इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वे किसी गुप्त मकसद से मुक्त थे। यदि कोई शिष्य ये सोचता है कि उसे संप्रदाय के नेता और संप्रदाय की खातिर जल्दी से मजबूत होने की आवश्यकता है तो क्या होगा? यद्यपि जियांग झाओशिया युवानती ब्लेस्ड लैंड में तैनात रहेंगे, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे निश्चित रूप से साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे और शिष्यों की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान नहीं देंगे। वह युआन टाइफूडी काफी विशाल है, एक नज़र में पूरा दृश्य देखना संभव नहीं है। लेकिन किंगकियू के अनुरोध का सामना करते हुए यूलिन स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया और अपनी जान की कसम खाते हुए गारंटी दी कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। अरे नासमझ बच्चे, तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, वापस जाओ और तैयार हो जाओ। लेकिन किंगकियू ने यूलिन के बालों को सहलाते हुए चिढ़कर कहा। यूलिन मुस्कुराई, लेकिन किंगकियू को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर मुड़कर चली गई। पास ही खड़ी शेन यू और जियांग झाओशिया ने एक दूसरे को देखा। किसी कारणवश दोनों को अजीब सा महसूस हुआ और लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह जियांग झाओशिया और उनके साथी 30 शिष्यों के साथ रवाना हो गए। किंगजियाओ पर्वत से पूर्वी तट तक की दूरी 700 मील से अधिक है। पूरा मार्ग ऊंचे पहाड़ों और खड़ी ढलानों से भरा है, जिसे पार करना कठिन है। हालांकि किसानों के लिए यह प्राकृतिक बाधा उतनी मुश्किल नहीं है। कुछ दिनों बाद शेन यू तलवार संप्रदाय के शिष्यों को पढ़ाना जारी रखने के लिए अकेले लौट आए। हाल ही में तलवार संप्रदाय ने 50 और शिष्यों की भर्ती की, जिन्होंने युद्ध प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया था। इससे शिष्यों को यह विश्वास हो गया कि उनका चयन प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण हुआ है, जिससे प्रतियोगिता उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई। जुलाई का महीना आ गया है। शीर्ष 64 टीमों ने शीर्ष 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा की और सभी मैच एक ही दिन में पूरे नहीं हुए। हालांकि प्रत्येक दिन मैचों की संख्या कम कर दी गई थी, लेकिन टूर्नामेंट का रोमांच और भी बढ़ गया। कई शिष्यों को किसी न किसी से बहुत उम्मीदें होती हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या उनके द्वारा चुना गया प्रतिभाशाली व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जूनिंग ने किसी भी मैच में भाग नहीं लिया। वह सीधे अगस्त में होने वाली फाइनल प्रतियोगिता में प्रवेश करेंगी और उन्होंने शीर्ष 10 में जगह पक्की नहीं की। किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा। इसके विपरीत सभी को लगा कि संप्रदाय की नेता धर्मपरायण हैं। यदि जूनिंग प्रारंभिक दौर से ही प्रतिस्पर्धा शुरू करती तो उसके शिष्यों से सामना होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता। जुलाई के मध्य में ली सेजिन को ली किंगकियू मिला। बड़े भाई, हमें पहाड़ के नीचे आए शरणार्थियों से निपटना होगा। कुछ लोगों ने तो मेरे औषधीय जड़ी बूटी के बगीचे से चोरी करना शुरू कर दिया है और पकड़े जाने पर भी वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे यह उनका निजी मामला हो, ली सेजिन ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा। किंगशियाओ पर्वत पर भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण कल्टीवेशन हॉल को अधिक औषधीय खेतों और उद्यानों की खेती करने के लिए पर्वत से नीचे जियांग शिखर पर जाना पड़ा। लेकिन किंगकियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, प्रशिक्षण हॉल जाओ और जू जिन को ढूंढो। वह पहले ही शीर्ष 10 में शामिल हो चुका है। उसे लोगों का नेतृत्व करने दो ताकि वह इस मामले को सुलझा सके। बोलते समय उन्होंने अपने संप्रदाय के नेता का प्रतीक चिन्ह सौंप दिया। ये वस्तु चांदी सफेद रंग की है और इस पर तियानहोंग तलवार की आकृति उकेरी गई है। इसका प्रस्ताव झांग यू ने दिया था और इसे तियानगोंग हॉल ने तैयार करवाया था, क्योंकि उनका मानना था कि अब मौखिक रूप से संदेश देना संभव नहीं है, क्योंकि इसे छिपे हुए खतरे रह सकते हैं। संप्रदाय के नेता का आदेश मिलते ही ली सेजिन हवा में उछली, आंगन की दीवार के ऊपर से उड़ती हुई पहाड़ से नीचे उतर गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कितनी क्रोधित थी। लेकिन किंगकियू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर लंबी मेज पर मंत्रों की नियमावली लिखना जारी रखा। हाल ही में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से मिलने वाले अपने खाली समय में वह भूतों से संबंधित मंत्रों के बारे में सोच रहा है और भूतों को नियंत्रित करने की एक ऐसी विधि बनाना चाहता है जो आत्मा बंधन मंत्र जितनी कपटी न हो। अब जबकि किंगशियाओ संप्रदाय ने भूत साधना का मार्ग विकसित कर लिया है, उसे इसका और अधिक अन्वेषण करना चाहिए और अपने शिष्यों को और अधिक आशा देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में ची रिफाइनिंग की क्षमता अपर्याप्त है तो वह भूत मार्ग घोस्ट पाथ को भी आजमा सकता है। यदि कोई शिष्य भूत मार्ग विकसित करे, भूतदास की योग्यता को अपना ले या भूतदास के साथ साधना साझा करे, तो क्या इसे अमरता के मार्ग में अनेक संभावनाएं नहीं जुड़ जाएंगी। अल्पविराम। जियांग शिखर के पश्चिमी भाग की तलहटी में ली सेजिन ने जू जिन और लगभग 1 दर्जन शिष्यों को प्रशिक्षण हॉल से जंगल में ले गए। सैकड़ों शरणार्थी जंगल में बिखरे पड़े थे, कुछ जमीन पर लेटे हुए थे, कुछ पेड़ों के तनों से टिके हुए बैठे थे और हवा में एक दुर्गंध फैली हुई थी। उस समय साधना कक्ष के 3 शिष्य कुछ वृद्ध पुरुषों से बहस कर रहे थे। कोई आ रहा है, एक अस्त-व्यस्त महिला ने ली सेजिन और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए तीखी आवाज में चिल्लाया, जिससे अधिक से अधिक शरणार्थी अपना सिर घुमाकर देखने के लिए आकर्षित हुए।
जंगल में इतनी गंदगी देखकर जू जिन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसके पीछे प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद शिष्य इस स्थिति को पहली बार देख रहे थे और वे भी गहरी भौहें चढ़ा रहे थे। अगर हम इन लोगों को नहीं भगाते हैं तो इससे और भी अधिक शरणार्थी आकर्षित होंगे, ली सिजिन ने जू जिन से कहा और अपनी जगह पर रुक गई। उसकी आवाज़ में बेबसी भरी हुई थी। उसे बहुत अफसोस हुआ। पहले तो उसने जड़ी बूटी के बगीचे के आसपास शरणार्थियों को देखा और सहानुभूतिवश उन्हें सूखा भोजन और पेय पदार्थ दिए, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इससे इतने सारे लोग आकर्षित होंगे। जू जिन ने हल्के से सिर हिलाया, आगे बढ़ी और पूछा, जिम्मेदारी किसकी है? चलिए बाहर आकर इस पर चर्चा करते हैं। नेता ली सिजिन को कभी उम्मीद नहीं थी कि इन शरणार्थियों में से कोई प्रभारी होगा। जब उसे लगा कि जू जिन जरूरत से ज्यादा सोच रही है, तभी एक को बड़ा बूढ़ा आदमी लकड़ी की छड़ी के सहारे लड़खड़ाता हुआ आया, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अजीब सा लगा। को बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जब शू जिन के पास आया तो कई लोग खड़े हो गए और उसे घेर लिया। को बड़ा बूढ़ा जू जिन के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, युवक कृपया हमें दोष मत दो। हम भूखे मर रहे थे और हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। दुनिया में अब अराजकता फैली हुई है और पहाड़ों के अलावा हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारे संप्रदाय के नेता ने सम्राट की हत्या न की होती तो दुनिया में इतनी अराजकता कैसे फैलती और हम विस्थापित कैसे हो जाते? ली सिजिन क्रोधित हो गया और उसने पलटवार करते हुए कहा, अगर मेरे बड़े भाई ने हस्तक्षेप न किया होता और सम्राट अमरता का अमृत पाने के अपने प्रयास में हर जगह लोगों के बच्चों को लूटता रहता तो क्या तुम खुद लूटे जाने से नहीं डरते? एक हटे कट्टे आदमी ने चिढ़कर कहा, तो क्या हुआ? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हम झेन्यांग से इतनी दूर हैं कि उनके लिए हमारा फायदा उठाना मुश्किल है। लेकिन अब दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और हम सब इससे प्रभावित हैं। ये सब तुम्हारे किंगशियाओ संप्रदाय की वजह से है। ये सुनकर अन्य शरणार्थियों ने भी उसकी बातों को दोहराया और ली किंगकियू को कोसने लगे, जिससे ली सिजिन और उसके शिष्य गुस्से से लाल हो गए। जू जिन ने को बड़ा बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? को बड़ा बूढ़ा व्यक्ति हाथ उठाकर सभी शरणार्थियों को चुप करा दिया। उसने जू जिन को घूरते हुए भावहीन स्वर में कहा, अपने संप्रदाय के नेता को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ली किंगकियू एक महान नायक कहलाने के योग्य है या नहीं। क्लैंग, तलवार की रोशनी की एक चमक और उसके बाद म्यान से तलवार निकाले जाने की आवाज ने जंगल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। इसके तुरंत बाद शरणार्थियों और किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने देखा कि को बड़ा बूढ़े व्यक्ति का सिर सीधे जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन से झरने की तरह खून बहने लगा। जू जिन ने अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को खून के छींटों से बचाया। उसने अपने सामने मौजूद शरणार्थियों को घूरते हुए कहा, मैं 10 बार चिल्लाऊंगा और उसके बाद अपनी तलवार के घिसने तक अंधाधुंध हत्याएं करता रहूंगा। अध्याय 147 किंगशियाओ संप्रदाय वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जैसे ही जू जिन ने बोलना समाप्त किया, जंगल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। एक धमाका। को बड़ा बूढ़े व्यक्ति के भाग्य को देखकर सैकड़ों शरणार्थी दहशत में चीखने लगे और सभी दिशाओं में भाग गए। किसी ने भी जू जिन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ली सिजिन और उनके शिष्यों ने पहली बार जू जिन की क्षमताओं को देखा था। प्रशिक्षण हॉल में स्थानांतरित होने के बाद से जू जिन ने लंबे समय से अपनी मारक क्षमता का उपयोग नहीं किया था। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भी उन्होंने एक ग्रैंड मास्टर जैसा व्यवहार प्रदर्शित किया। शरणार्थियों को भागते देख ली सिजिन और साधना कक्ष के तीनों शिष्यों ने राहत की सांस ली। जब उन्हें लगा कि जू जिन सिर्फ उन्हें धमका रहा है, तभी 10 तक गिनने के बाद जू जिन ने सचमुच अंधाधुंध हमला कर दिया। और यह धीमी गति से होने वाली हत्या नहीं थी। उसने अपनी गेल तकनीक का इस्तेमाल करके तेजी से सबका पीछा किया और चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चा, वह सब पर अपनी तलवार से वार करता रहा। तलवारों के मांस को चीरने की आवाज़ लगातार गूंज रही थी और चीखें हवा में गूंज रही थीं। हालांकि जू जिन, ली सिजिन और अन्य लोगों की नज़रों से ओझल हो चुकी थी, फिर भी वे दूर से चीखें सुन सकते थे। प्रशिक्षण कक्ष के शिष्य एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर आगे बढ़े। ये देखकर साधना कक्ष के तीनों शिष्यों ने ली सिजिन की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। ली सिजिन को होश आया और उसने कहा, लड़ाई झगड़ा और हत्या करना उनका काम है। साधना कक्ष साधना संसाधनों के सृजन और संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। जाओ और लोगों को बुलाओ और फिर इन शवों को दफनाने के लिए जगह ढूंढो। ये सुनकर साधना कक्ष के तीनों शिष्यों ने राहत की सांस ली और जल्दी से उस व्यक्ति को खोजने चले गए। अल्पविराम। शाम का वक्त था। ली सिजिन लिंगशियाओ आंगन से गुजरी और ली किंगकियू की गुफा के दरवाजे पर दस्तक दी। ली किंगकियू पलंग पर पालती मारकर बैठ गया। उसने धीरे से दीवार पर थपथपाया और पत्थर का दरवाजा खुल गया। ली सिजिन तेजी से अंदर आ गई और उसके पीछे पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। गुफा में बने इस घर का रहस्य अब छिपा नहीं रहा। हॉल के मुखिया और सभी बड़े बुजुर्ग इसे देखने आ चुके थे। ली किंगकियू के पास ऐसा गुफानुमा घर देखकर सभी उससे ईर्ष्या करने लगे, इसलिए वे सब मिंगुआन को खुश करने के लिए उसके पीछे पड़ गए, जिससे मिंगुआन रातों रात लोकप्रिय हो गया। हालांकि जब उच्च अधिकारियों को पता चला कि गुफा में रहने वालों के पास संसाधन सीमित हैं, तो उन्होंने आगे जोर देने की हिम्मत नहीं की। ली सिजिन ने तुरंत ली किंगकियू के पास जाकर उन्हें शरणार्थी स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। जू जिन ने कहा था कि वह तब तक मारेगा जब तक तलवार मुड़ न जाए, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा से तलवार को लपेट लिया और तलवार को जरा सा भी मुड़े बिना सभी शरणार्थियों को मार डाला। ली सिजिन की आवाज़ में काफ़ी बेबसी झलक रही थी। अगर आप चाहें तो उन्हें मार सकते हैं, लेकिन जू जिन इसके बजाय उन्हें उम्मीद देना चुनती है। इस तरह के व्यवहार के कारण उसके बारे में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। लेकिन किंगकियू को आश्चर्य नहीं हुआ, इसीलिए उसने जू जिन को ये काम करने के लिए भेजा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन सभी को मार डाला है? हाँ, जू जिन ने खुद ये बात कही थी। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ली किंगकियू ने धीरे से हंसते हुए कहा। उनकी हंसी अर्थपूर्ण थी। सब लोग मर चुके हैं, फिर कुछ भी देखने का क्या मतलब है? ली सिजिन ने आश्चर्य से पूछा। ली किंगकियू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय अपनी साधना की प्रगति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आज तक ली सिजिन का साधना स्तर पोषण युवांग क्षेत्र के चौथे स्तर पर ही अटका हुआ है, जिससे ली किंगकियू नाखुश हैं। उन्हें उसे अच्छे से समझाना होगा। यह अच्छी बात है कि वह आध्यात्मिक पौधों की खेती में व्यस्त है, लेकिन उसका साधना स्तर पीछे नहीं रह सकता।
ली सिजिन का ध्यान कहीं और था, वह अभी भी शरणार्थियों के बारे में सोच रही थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, उसका बड़ा भाई तो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा था, तो फिर वे लोग उसे मुसीबत का कारण क्यों कह रहे थे। अल्पविराम। जुलाई के अंत तक पहले किंगशियाओ संप्रदाय युद्ध टूर्नामेंट के शीर्ष 10 फाइनलिस्टों का निर्धारण हो गया था। वे झाओ जेन, ली यांग, जू जिन, हान लैंग, लुकिंग, गु चांगपिंग, जू जुनयांग, जिया, यांग डोंग और यांग चेंग्यू हैं। इन 10 लोगों के नाम संप्रदाय में व्यापक रूप से प्रसारित हुए और उनकी प्रसिद्धि मार्शल आर्ट की दुनिया तक भी फैल गई। वे शीर्ष 3 स्थानों के लिए जूनिन के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किंगशियाओ संप्रदाय की ताकत की वर्तमान रैंकिंग स्थापित होगी। अगस्त की शुरुआत में जब संप्रदाय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले की तैयारी कर रहा था, झांग यूचुन और जू यान ने ली किंगक्यू से संपर्क किया। ली किंगक्यू ने उन्हें तुरंत रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि युआन क्यूई को ली सिजिन को बुलाने के लिए कहा। प्रतीक्षा करते हुए ली किंगक्यू ने अपने शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए दोनों विद्यालयों की प्रशंसा की। शीर्ष 10 में यांगडोंग यूलिंग हॉल से आते हैं, जबकि जू शुनयांग तियानगोंग हॉल से आते हैं और जू परिवार के सदस्य हैं। यांगडोंग की सिफारिश आप नहीं की थी, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था, झांग यूचुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। किसी शिष्य का शीर्ष 10 में स्थान बनाना यूलिंग हॉल में सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। झू यान ने आगे कहा, मैंने भी उस समय शुनयांग की प्रतिभा को नहीं पहचाना था, आपने ही उसकी क्षमता को पहचाना था, अन्यथा उसके साथ मेरे संबंधों को देखते हुए मैं उसे निखारने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। लेकिन कियू के हस्तक्षेप के बिना भी ये दोनों हुनेवान शास्त्र का अभ्यास करके ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे। हालांकि किसी संप्रदाय के प्रारंभिक चरण में हर कोई हुनेवान शास्त्र का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन कियू की सलाह ने उन्हें 1-2 साल के इंतजार से बचा लिया। भविष्य में किंगशियाओ संप्रदाय से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह उभरेगा जिनका संप्रदाय के नेता से कोई संबंध नहीं होगा। जब तक उनका भाग्य उन्हें विशेष रूप से न मिल जाए, लेकिन कियू अब जानबूझकर हर प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश नहीं करेगा। जू शुनयांग का नाम सुनते ही जू यान भावनाओं के उफान से भर उठी। जू शुनयांग एक शाखा परिवार का सदस्य मात्र था, लेकिन अब वह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो चुका था और यहाँ तक कि मुख्य कुल भी उससे कृपा पाने की कोशिश कर रहा था। जू शुनयांग की वजह से परिवार में उनका प्रभाव भी बढ़ गया। उनके सुझाव पर जू परिवार ने किंगशियाओ संप्रदाय के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना शुरू किया। जू परिवार ने किंगशियाओ संप्रदाय को कई तरह की सहायता प्रदान की और सक्रिय रूप से खुफिया जानकारी जुटाई। लेकिन कियू ने भी जू परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया और हर साल जू परिवार में नए सदस्यों को शामिल किया। उन तीनों ने अपने संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में बात करके शुरुआत की, जिसकी शुरुआत यांगडोंग और जू शुनयांग से हुई और फिर दूसरे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की प्रतीक्षा करने लगे। जादुई युद्ध प्रतियोगिता का हर साल आयोजन करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे वातावरण प्रभावित होगा। इसका आयोजन हर 10 साल में एक बार किया जाना चाहिए, जिससे यह शाही परीक्षा की तरह एक भव्य आयोजन बन सके और योग्य शिष्यों को ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिल सके। लेकिन कियू के निर्णायक कदम ने झांग यूचुन को खेद में डाल दिया। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ने किंगशियाओ संप्रदाय को प्रसिद्धि और धन दोनों दिलाया था और वह अगली प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद युआन क्यूई ली सिजिन को अस्पताल में लेकर आया, फिर उसने झुककर विदा ली। क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? ली सिजिन का लहजा कुछ नाराजगी भरा था, क्योंकि वह जियांग पीक से इतनी दूर चलकर आई थी। लेकिन कियू ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर झांग यूचुन और जू यान से पूछा कि वे क्यों आए हैं। झांग यूचुन ने ली सिजिन की ओर देखते हुए कहा, शू जिन द्वारा शरणार्थियों के नरसंहार की खबर फैल गई है और मार्शल आर्ट की दुनिया में हमारे प्रति असंतोष की कई आवाजें उठ रही हैं। ये बात किसने फैलाई? सब मर चुके हैं, किसने फैलाई? ली सिजिन ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। क्या यहाँ कोई तिल है? नहीं, इस दौरान उसके तीनों शिष्यों में से कोई भी पहाड़ से नीचे नहीं आया है, इसलिए जू जिन निश्चित रूप से अपने अधीनस्थों पर कड़ी नजर रखेगा। और अगर कोई भेदिया था भी, तो खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई? झू यान ने आगे कहा, यह सिर्फ मार्शल आर्ट की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, कई कुलीन परिवार भी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें डर है कि कोई हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। झांग यूचुन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, बाहर सब लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे शरणार्थियों को मार डाला, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असल में हमने उन सभी को मार डाला। वह ये तय नहीं कर सकता था कि जू जिन के कार्य अच्छे थे या बुरे, लेकिन उसे यकीन था कि यह कुछ ऐसा था जो किंगशियाओ संप्रदाय को करना ही था। इस घटना ने जू जिन के बारे में उनकी राय पूरी तरह बदल दी। उनकी नज़र में जू जिन अब कोई कनिष्ठ नहीं, बल्कि एक सहकर्मी थे जिनसे वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकते थे। ली सिजिन को आखिरकार समझ आ गया कि उस दिन उसके बड़े भाई का क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वे शरणार्थियों के समूह को मारे या न मारे, कोई न कोई फिर भी उन पर बदनामी का आरोप लगाएगा। लेकिन कियू ने शांत भाव से पूछा, आपके विचार से इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं? झांग यूचुन ने उत्तर दिया, अगर हम इसे मार्शल आर्ट की दुनिया के नजरिए से देखें तो यह निश्चित रूप से लिंगटियन संप्रदाय का काम है। वे मार्शल आर्ट की दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और वे हमें दरकिनार नहीं कर सकते। अगर हम इसे वैध दुनिया के नजरिए से देखें तो ये केवल पड़ोसी राज्यों के सरदारों का काम हो सकता है, और वे प्रमुख सरदार हैं जिन्होंने पहले ही राज्यों को एकजुट कर लिया है। छोटे सरदार अपने बारे में सोचने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास हमारे खिलाफ साजिश रचने का समय नहीं है। झू यान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह संभव है कि किसी शक्तिशाली सरदार और लिंगटियन संप्रदाय ने हमारे खिलाफ साजिश रची हो, अन्यथा यह इतनी कम समय में आधिकारिक जगत और मार्शल आर्ट की दुनिया में नहीं फैलती। ली सिजिन उनकी अटकलों को सुनकर दबाव महसूस कर रही थी। इस पर ली किंगक्यू हंसते हुए बोली, मैंने सोचा था कि हम कुछ और वर्षों तक शांति से रह पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी इतना अधीर हो जाएगा। अच्छा हुआ, आखिरकार शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। उसकी मुस्कान में किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा नहीं थी, मानो वह सचमुच खुश हो। ये सुनकर ली सिजिन का तनाव काफी कम हो गया। आप खुफिया जानकारी जुटाना जारी रखें और जू जिन को सूचित करें कि प्रशिक्षण हॉल के शिष्य मिशन स्वीकार करने वाले शिष्यों को चेतावनी दे कि पहाड़ के नीचे हमारे किंगशियाओ संप्रदाय को निशाना बनाने वाले लोग होंगे। उन्हें बताएं कि पहाड़ से नीचे जाते समय सावधान रहें।
हम अभी रुकेंगे और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन कियू ने अपनी मुस्कान दबाई और गंभीरता से बोली। ये कहने के बाद वह रुका और बोला, एक सम्राट को मारना काफी नहीं है, फिर और लोगों को मारो। अब समय आ गया है कि दुनिया को पता चले कि किंग शियाओ संप्रदाय वास्तव में कितना शक्तिशाली है। झांग यूचुन और झुयान ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन कियू ने आंखों के इशारे से उन्हें जाने की अनुमति दी। दोनों उठे, प्रणाम किया और फिर साथ में लिंग शियाओ प्रांगण से चले गए। लेकिन कियू ने ली सिजिन की ओर देखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम दुनिया को और गहराई से समझ सको। तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, तुम्हारा बड़ा भाई उसे थामे रहेगा। वह पहले से ही किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों के पहाड़ से नीचे उतरने और पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के दृश्य की कल्पना कर रहा था। उन्हें दुनिया को यह बताना था कि किंग शियाओ संप्रदाय में ली किंग कियू और उनकी तलवार के अलावा भी बहुत कुछ है। साथ ही वह किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों को यह भी समझाना चाहता था कि किंग शियाओ संप्रदाय की विरासत मार्शल आर्ट की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, ताकि शिष्यों की मानसिकता को सांसारिक हितों के पीछे भागने से बदलकर अमरता के मार्ग पर चलने की ओर मोड़ा जा सके। ली सिजिन ने सिर हिलाकर कहा, वरिष्ठ भाई, चिंता मत कीजिए, मैं अब से पूरी लगन से साधना करूंगा। हालांकि आप मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिरकार मैं भी एक हॉल मास्टर हूँ। लेकिन कियू ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा और तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने के लिए अपने बचपन की रोचक बातों के बारे में उससे बातचीत शुरू कर दी। अल्पविराम। शीर्ष 10 प्रतियोगियों की प्रतियोगिता महीने के मध्य में शुरू हुई और शीर्ष 3 का निर्धारण करने में 3 दिन लगे। प्रथम स्थान जूनिन को प्राप्त हुआ, जो पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। उनकी शक्ति निर्विवाद है और शीर्ष 10 शिष्यों में से कोई भी उनके एक भी वार का सामना नहीं कर सका। इससे संप्रदाय के सभी शिष्यों को यह भलीभांति एहसास हुआ कि संप्रदाय प्रमुख की वरिष्ठतम शिष्या वास्तव में कितनी शक्तिशाली हैं। दूसरा स्थान जूजिन को मिला। पोषण युवान क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना और वर्षों से निपुणता प्राप्त घातक युद्ध कौशल के बल पर 300 वार के बाद उनकी तलवार की नोक झाओ जैन के गले पर जा लगी और द्वंद्व युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा स्थान झाओ जैन को मिला। 10 वर्ष की आयु में ही वह पोषण युवान क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। महान सूर्य वास्तविक युवान तकनीक और दिव्य ड्रैगन रूपांतरण के बल पर उसने कई बार जूजिन को युद्ध मंच से लगभग गिरा ही दिया था। हालांकि वह हार गया, लेकिन सभी को विश्वास था कि वह जल्द ही जूजिन को पीछे छोड़ देगा। यहाँ तक कि उसके पास जूनिन की बराबरी करने का भी मौका था। पूरे संप्रदाय के 3 सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से 2 संप्रदाय प्रमुख के शिष्य थे और तीसरा वह व्यक्ति था जिसे संप्रदाय प्रमुख कभी बहुत महत्व देते थे। इसलिए जब शिष्य जूनिन और अन्य 2 के बारे में चर्चा करते थे तो वे अनिवार्य रूप से ली किंग कियू का जिक्र करते थे। लेकिन कियू ये देखकर प्रसन्न हुए कि दाववादी चार्ट पैनल के माध्यम से उनके अधिकांश शिष्यों की निष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अध्याय 148 प्रभुत्व का मार्ग। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सफल समापन हो चुका है, लेकिन किंग शियाओ संप्रदाय में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इंपीरियल स्पिरिट हॉल ने शीर्ष 64, शीर्ष 10 और शीर्ष 3 विजेताओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा करते हुए नोटिस जारी किए, जिनमें नकद राशि, स्पिरिट स्टोन और दाव के अवसर शामिल थे। शीर्ष 3 विजेताओं को गुफा में रहने के लिए आवास भी मिला। गुफा में रहना क्या होता है, ये कई शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उस दिन गुफा में रहने की बात फैल गई कि यह वास्तव में आत्मसाधना का स्थान है, जहां कोई रह सकता है और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 1000 आत्माओं के पवित्र भूमि के समान है। इस खबर से पूरे संप्रदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। शीर्ष 10 शिष्यों को पछतावा हो रहा था। वे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने उस समय और अधिक मेहनत की होती तो क्या उन्हें शीर्ष 3 में जगह बनाने का मौका मिलता। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जूनिंग, जूजिन और झाओ जैन अपनी गुफाओं में रहने का सहारा लेकर अन्य शिष्यों से अपनी दूरी को और भी बढ़ाएंगे। क्या अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा? अगली सुबह ये खबर फैली कि टूर्नामेंट ऑफ मैजिक हर 10 साल में आयोजित किया जाएगा और अगले टूर्नामेंट से शुरू होकर शीर्ष 10 खिलाड़ियों को गुफा में रहने के लिए घर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक टूर्नामेंट के शीर्ष 3 खिलाड़ियों को अगले टूर्नामेंट में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस खबर से कई शिष्य उत्साहित हो गए। हालांकि 10 साल लंबा समय होता है, लेकिन अधिकांश शिष्यों के लिए यह प्रशिक्षण और विकास का बिल्कुल सही अवसर है। आखिरकार 1 या 2 साल में उन प्रतिभाशाली शिष्यों की बराबरी करना मुश्किल है। विशेष रूप से शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को अगले टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं होने के नियम ने उन्हें अधिक उम्मीद दी। जब शिष्य अभी भी अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की प्रत्याशा में डूबे हुए थे, तभी किंग शियाओ संप्रदाय की उच्च स्तरीय परिषद एक बार फिर बुलाई गई। इस बार वे लिंग शियाओ आंगन में नहीं, बल्कि शुवानशिन हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे थे। हॉल मास्टर के आने के साथ साथ प्रत्येक हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर और वरिष्ठ सदस्य भी यहाँ एकत्रित हुए। दर्जनों लोग सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जब ली किंग कियू, युआन क्यूई और तीनों शियाओ भाइयों को लेकर हॉल में दाखिल हुए तो वे सभी शांत हो गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। तीनों शियाओ बंधुओं ने पहली बार इस तरह की किसी सभा में भाग लिया था और वे बहुत उत्साहित थे। हालांकि वे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जल्दी ही बाहर हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अधिकांश शिष्यों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे वे ली किंग कियू के प्रति और भी अधिक आभारी हो गए थे। न केवल वे, बल्कि अन्य संप्रदायों के उच्च अधिकारी भी ली किंग कियू को अपने साथ देखकर काफी आश्चर्यचकित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रदाय का नेता वास्तव में उन्हें प्रशिक्षित करने की तैयारी कर रहा है और उन्हें शक्ति की ओर विकसित करने का लक्ष्य बना रहा है। यह उल्लेखनीय है कि न तो झाओ जैन और न ही जी या कभी ऐसी चर्चाओं में शामिल रहे हैं। लेकिन क्यू आगे बढ़ी, सीढ़ियों पर चढ़ी और सबकी ओर नीचे देखा। युआन क्यूई के इशारे पर तीनों शियाओ भाई हॉल मास्टर्स के सामने खड़े हो गए। किंग शियाओ संप्रदाय के मुख्य हॉल के रूप में जुवानशिन हॉल का जीर्णोद्धार चल रहा है और इसकी साज सज्जा और भी भव्य हो गई है। फर्श चमक रहा है और ली किंग कियू सीढ़ियों पर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तियानगोंगटांग ने सिर्फ मुफ्त में खाना ही नहीं खाया। ली किंग कियू ने कहा, सब लोग, किंग शियाओ संप्रदाय पर फिर से मुसीबत आ गई है। इन शब्दों से मुख्य हॉल में हंगामा मच गया। उच्च पदस्थ अधिकारी क्रोधित हो गए क्योंकि उनका मानना था कि संप्रदाय का नेता झूठ नहीं बोलेगा।
कौन हमारे किंग शियाओ संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है? हमारा किंग शियाओ संप्रदाय अपने स्वयं के विकास पर केंद्रित है और वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं निकला है, फिर भी कोई हमें परेशान करने की हिम्मत करता है। ये वास्तव में निंदनीय है। यह मार्शल आर्ट की दुनिया है। जब तक किंग शियाओ संप्रदाय का अस्तित्व है, मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी। किसकी इतनी धृष्टता है? संप्रदाय के गुरुजी, इस बार कृपया स्वयं कार्रवाई न करें, हमें अपनी छाप छोड़ने का मौका दें। हाँ, किंग शियाओ संप्रदाय अब काफी शक्तिशाली है। भले ही संप्रदाय का नेता कोई कार्रवाई न करे, हम सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। 4 महीने की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उच्च अधिकारियों को किंग शियाओ संप्रदाय की ताकत का पूरा अंदाजा हो गया है और हर कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ है। न केवल उनमें, बल्कि सभी स्तरों पर शिष्यों की मानसिकता में भी इसके परिणामस्वरूप बदलाव आया। उनकी तुलना किए बिना मुझे कभी पता नहीं चलता कि किंग शियाओ संप्रदाय में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग थे। उनके सच्चे शिष्यों में से कोई एक भी उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध बनाने के लिए काफी है। लेकिन कियू की बातें सुनकर उच्च अधिकारियों की पहली प्रतिक्रिया क्रोध की थी, जिसके बाद उत्साह का माहौल छा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अवसर आ गया है। दाओयुआन की स्थापना के बाद धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद मार्शल आर्ट तकनीकों और गुप्त ग्रंथों का महत्व स्पष्ट हो गया था। साधारण मार्शल आर्ट तकनीकें आसानी से खरीदी बेची जा सकती थीं, लेकिन धर्मग्रंथ मंडप की चौथी मंजिल पर मौजूद गुप्त ग्रंथों का आदान प्रदान आसान नहीं था। इनमें से सबसे महंगे ग्रंथों की कीमत तो हजारों दाओयुआन तक पहुंच जाती थी। इससे उच्च अधिकारियों में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ये गुप्त ग्रंथ कितने शक्तिशाली थे। शेन यू, जियांग झाओशिया, झाओ जैन और अन्य लोगों की मौजूदगी में सूत्र भंडार में हर कुछ दिनों में नए गुप्त मैनुअल दिखाई देते हैं और ली किंग पहले से ही 5वीं मंजिल बनाने की योजना बना रहा है। ली किंग ने सबको चुप रहने का इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर झांग यूचुन को घूर कर देखा। झांग यूचुन आगे बढ़ी और शरणार्थियों की कहानी तथा मार्शल आर्ट जगत और आम लोगों के बीच फैली अफवाहों के बारे में बताया। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन अधिकांश को नहीं। जब उन्होंने मार्शल आर्ट जगत में फैल रही अफवाहों के बारे में सुना तो सभी को वे बेतुकी लगी। अगर संप्रदाय के नेता ने हस्तक्षेप न किया होता तो क्या ये दुनिया नरक न बन जाती? कोई इसका इस्तेमाल संप्रदाय के नेता को बदनाम करने के लिए कैसे कर सकता है? वे सरासर पागल हैं। एक वरिष्ठ सदस्य अविश्वास से भर उठा और बोलते बोलते रुक नहीं सका। अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी उसकी बात का समर्थन किया, जो मानते थे कि ली किंग द्वारा सम्राट की हत्या करना किंग शियाओ संप्रदाय का सबसे गौरवशाली और वीरतापूर्ण कार्य था। यांग ज्यूडिंग बेहद गुस्से में था। उसने स्वेच्छा से मार्शल आर्ट की दुनिया में एक समूह का नेतृत्व करने की पेशकश की ताकि उन लोगों का मुंह बंद किया जा सके। सभी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय देने के बाद ली किंग ने धीरे से कहा, अगले चरण में प्रशिक्षण हॉल में संप्रदाय के मिशन लगातार बढ़ाए जाएंगे। किंग शियाओ संप्रदाय मार्शल जगत के संघर्षों में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वह चुपचाप बैठकर मारे जाने का इंतजार भी नहीं करेगा। सभी लोग, हम एक भीषण युद्ध शुरू करने वाले हैं, इसलिए कृपया तैयार रहें। ये सुनकर सभी के दिलों में सिहरन दौड़ गई। वे लगभग ये भूल ही गए थे कि संप्रदाय का नेता ही संप्रदाय का सबसे खूनी व्यक्ति था। इस विषय पर चर्चा करने के बाद ली किंग ने वरिष्ठ सदस्यों के साथ अन्य चोटियों के निर्माण पर चर्चा शुरू की, जिससे प्रत्येक हॉल को अन्य चोटियों पर शाखा हॉल स्थापित करने की अनुमति मिल सके। इससे संकेत मिलता है कि सातों हॉल शिष्यों की भर्ती जारी रखेंगे और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, जो हॉल में सभी के लिए लाभकारी होगा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात किंग शियाओ संप्रदाय की भविष्य की संभावनाएं हैं। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के नेता की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जिससे उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। उच्च स्तरीय बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। इसके समाप्त होने के बाद मार्शल आर्ट जगत और धर्मनिरपेक्ष समाज द्वारा किंग शियाओ संप्रदाय को निशाना बनाने की अफवाहें संप्रदाय के भीतर फैल गईं और इसके बारे में सुनने वाले सभी शिष्य क्रोधित हो गए। देखते ही देखते किंग शियाओ संप्रदाय का ध्यान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से हटकर सांसारिक दुनिया की ओर केंद्रित हो गया। चारों ओर से खतरों का सामना करते हुए किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य लड़ने के लिए उत्सुक थे और कई शिष्य पहले ही संप्रदाय के आदेशों की प्रतीक्षा में प्रशिक्षण कक्ष में जा चुके थे। संध्या, लिंग शियाओ आंगन के अंदर ली किंग एक लंबी मेज पर बैठकर अपना नाम लिख रहा था, जबकि युआन क्यूई और तीनों शियाओ भाई उसके पीछे खड़े होकर उसे देख रहे थे। ली किंग ने न केवल शिष्यों के नाम लिखे, बल्कि उनके चेहरे भी बनाए। अपने शरीर पर वर्तमान नियंत्रण के बल पर वह दाववादी पैनल में दिए गए चित्रों को बिना किसी गलती के पूर्णतया बना सकता था। वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ली किंग ऐसा क्यों करेगा। उन्होंने पहले भी कुछ शिष्यों को देखा था और उनके बारे में उनकी अच्छी राय थी। ली किंग ने एक ही बार में 23 लोगों के चेहरे बनाए और कहा, युवानिकी, कल इन चित्रों को प्रवर्तन हॉल में ले जाओ और उनसे इन शिष्यों से पूछताछ करवाओ। इन 23 लोगों ने ली किंग और किंग शियाओ संप्रदाय के प्रति अपनी सारी निष्ठा खो दी है। ये सभी संभवतः जासूस हैं। समय समय पर ली किंग उन शिष्यों को संप्रदाय से निकाल देते थे जिनकी वफादारी शून्य होती थी। शुरुआत में प्रवर्तन सभा के सदस्य हैरान थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हर बार जांच की, वे ली किंग के प्रति प्रशंसा से भर गए और उन्हें लगा कि उनके संप्रदाय के नेता वास्तव में अमर हैं। ये सुनकर युआन क्यूई ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत चित्रों को एक तरफ रख दिया। तीनों शियाओ भाई इस बात को लेकर उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्हें ली किंग पर पूरा भरोसा था और उनका मानना था कि उनके संप्रदाय के नेता के ऐसा करने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। ली किंग ने युआन क्यूई को नीचे उतरने का इशारा किया और फिर तीनों शियाओ भाइयों को अपने सामने बैठने के लिए कहा। वे आधे साल से ज्यादा समय से साथ थे और तीनों शियाओ भाई अब ली किंग के सामने असहज महसूस नहीं करते थे। वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि ली किंग आगे क्या कहने वाली है। अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आपको शीर्ष 10 में जगह बनानी होगी। मैं इसके लिए आपको तैयार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ली किंग के पहले शब्दों ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हार के बाद वे अगली प्रतियोगिता के लिए पूरे जोश से भर गए थे और एक अच्छा स्थान हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। संप्रदाय प्रमुख की अनुमति के बिना भी वे कड़ी मेहनत करेंगे। संप्रदाय प्रमुख का पूरा समर्थन मिलने की संभावना से वे बेहद उत्साहित थे। लेकिन अगर मैं लंबे समय तक तुम्हारे प्रति ऐसा पक्षपात दिखाता रहा तो मेरे शिष्यों को शिकायत जरूर होगी।
इसलिए अब से मैं तुम्हें हर साल काम सौंपूंगा। हर काम बेहद जोखिम भरा होगा, इसलिए तैयार रहना, लीकेन क्यू ने गंभीरता से कहा। शाओ वुडी ने सबसे पहले जवाब दिया, संप्रदाय के गुरुजी, कृपया अपना आदेश दीजिए। हम बिल्कुल भी भयभीत नहीं हैं और निश्चित रूप से मिशन को पूरा करने में सक्षम होंगे। शाओ वुकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अब जब हमारे पास इतने संसाधन हैं तो हमें और भी खतरनाक मिशन हाथ में लेने चाहिए। यह उचित होगा। शाओ वुमिंग कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा उदास था, जिससे वह बेहद चतुर लग रहा था। असल में वह इस बारे में ज्यादा सोच ही नहीं रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि संप्रदाय का नेता उसे क्या काम सौंपेगा, वह बस ये जानना चाहता था कि वह काम कब शुरू होगा। लेकिन क्यू उनके रवैये से बहुत संतुष्ट थे और कुछ और प्रोत्साहन भरे शब्द कहने के बाद उन्होंने उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद ली डोंगयुए घर से बाहर निकली और ली किंगक्यू के पास आकर बोली, बड़े भाई, क्या कल आपके पास मुझे कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई सिखाने का समय होगा? मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ने भी उसे काफी प्रेरित किया। वह पहले ही नरिशिंग युआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे शीर्ष 10 शिष्यों में से किसी को भी हराने का आत्मविश्वास नहीं था, जिससे उसे संकट का आभास हुआ। लेकिन क्यू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, कल सुबह जल्दी मेरी गुफा में आ जाना। ली डोंगयुए के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ली किंगक्यू को और परेशान नहीं किया, कुछ सरल शब्द कहे और चली गई। अल्पविराम। अगस्त का महीना समाप्त होने के बाद शिष्यों की उत्सुकता भरी प्रतीक्षा के बीच प्रशिक्षण हॉल ने अंततः धर्मनिरपेक्ष दुनिया को लक्षित करते हुए एक संप्रदाय मिशन प्रस्तुत किया। जियांगजोऊ में गोल्डन सरपेंट संप्रदाय का सफाया करने के लिए 25 शिष्यों की आवश्यकता है, जिनकी साधना का न्यूनतम स्तर पोषण युआन क्षेत्र के 3रे स्तर का होना चाहिए। इस मिशन के लिए पुरस्कार उनके प्रदर्शन के आधार पर 50 से 200 दाव भाग्य और 500 से 3000 स्ट्रिंग नकद है। प्रशिक्षण हॉल द्वारा इस कार्य को अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में वापस ले लिया गया, क्योंकि कोटा पहले ही पूरा हो चुका था। इससे कई शिष्य हताशा में अपनी छाती पीटने लगे और उसी समय स्वर्ण सर्प संप्रदाय का नाम फैल गया। कई शिष्यों ने पहली बार यह नाम सुना था और वे ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि स्वर्ण सर्प संप्रदाय ने उनके किंग शियाओ संप्रदाय को किस प्रकार उकसाया था। पेड़ों के एक झुरमुट में ली क्विंक्यू, झाओ जैन, युआन ली, जिया, लियांग और 3 जियो भाइयों को उनकी खेती के बारे में निर्देश दे रहे थे, तभी झांग यूचुन ली क्विंक्यू के पास आए। बड़े भाई, क्या इस तरह से खोज को पोस्ट करना बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला नहीं है? झांग यूचुन ने चिंता से पूछा। ली किंगक्यू ने शांत भाव से कहा, मैं तो बस दिखावा करना चाहता हूँ। किंग शियाओ संप्रदाय अत्याचार का मार्ग अपनाएगा। अगर उन्हें पहले से ही खबर मिल गई तो वे वाकई कमाल करेंगे। इससे हमारे शिष्यों के क्रियान्वयन की गति का भी परीक्षण होगा। अध्याय 149, किंग शियाओ का नाम, प्रथम जादुई कलाकृति। गर्मी की भीषण तपिश आखिरकार थम गई है और मौसम ठंडा हो गया है। हेइशी काउंटी ताइकुन पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। शहर में यातायात की काफी चहल पहल थी और सड़कों के किनारे विक्रेता और दुकानें लगी हुई थीं, जिससे चिमनियों से उठते धुएं के गुबार के साथ एक जीवंत वातावरण बन गया था। गली में एक नूडल की दुकान थी, जिसका चूल्हा बाहर लगा हुआ था और दुकान के नीचे एक साधारण सा तंबू लगा हुआ था। तिरपाल के नीचे 3 मेजें थीं, जिनमें से एक पर एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का बैठा था। दोनों पुरुष जियांग हुरेशी की वेशभूषा में थे। बूढ़े व्यक्ति के बाल सफेद थे, लेकिन वह स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उसने अपनी पीठ पर एक चौड़ी तलवार रखी हुई थी और उसकी आंखें एक पुराने काले कपड़े से ढकी हुई थीं। उसके बगल में बैठा लड़का लगभग 15 या 16 वर्ष का लग रहा था। उसकी त्वचा सांवली थी, उसके सिर पर एक भूरे रंग की पगड़ी बंधी हुई थी और उसकी पीठ पर एक चाकू भी था। लड़का बेजान होकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर दुकानदार के खाना लाने का इंतजार करने लगा। शाओ नान, मैंने आज तुम्हारे ठहरने के लिए एक सराय ढूंढ ली है। मुझे अकेले ही कुछ काम निपटाने हैं, आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने कर्कश और थकी हुई आवाज में कहा। शाओ नान नाम के लड़के का नाम बदलकर ये नान रख दिया गया। अपने गुरु की बात सुनकर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, गुरुजी, आप क्या करने वाले हैं, बूढ़े अंधे? कहीं खो मत जाना। आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने यह सुनकर क्रोधित नहीं हुआ और उत्तर दिया, क्या तुम वह बात भूल गए जो मैंने तुम्हें शिष्य स्वीकार करने वाले दिन कही थी? ये नान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने जवाब दिया, आपने ही मुझसे कहा था कि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान दूं और आपके मामलों में दखल न दूं। जैसे जैसे वह अतीत को याद करता गया, उसके लहजे में बदलाव आया। आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छाती से पैसों की थैली निकाली, उसे मेज पर रखा और फिर ये नान के सामने धकेल दिया। ये नान ने और भी ज्यादा भौहें चढ़ाकर पूछा, गुरुजी, आप आखिर क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या ब्लैकस्टोन काउंटी में आपके कोई दुश्मन है? वह पिछले साल शिष्य बना और अपने गुरु के साथ दक्षिण की ओर हजारों मील की यात्रा पर निकल पड़ा। महज 1 साल में उसकी मार्शल आर्ट की कला में तेजी से सुधार हुआ और वह डरपोक लड़का नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। यदि उसके स्वामी को उससे कोई शिकायत होती तो वह अपने स्वामी की मदद करने के लिए तैयार रहता, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे बस ऐसा करने के लिए कहा गया था। और कोई सवाल मत पूछो। तुम्हें साथ ले जाना मेरे लिए बोझ ही होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट की कला अच्छी है, लेकिन जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे मार्शल आर्ट गुरु से होगा जो आंतरिक कौशल विकसित करता है, तो तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे जाने के बाद अपना समय आंतरिक शक्ति पर लगाओ। याद रखना, आंतरिक शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाहरी कौशल तो बस तकनीकें हैं। ये नान ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह इसका खंडन करने में असमर्थ था, क्योंकि उसने अपने गुरु द्वारा प्रदर्शित आंतरिक ऊर्जा को देखा था, जो वास्तव में बहुत भयावह थी। आपके नूडल्स आ गए हैं। नूडल्स की दुकान का मालिक 2 गर्मागर्म नूडल्स के कटोरे लेकर आया और उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उन्हें धन्यवाद देने के बाद ये नान अपने गुरु को चॉपस्टिक लाने में मदद करने लगी। नूडल की दुकान के मालिक के दूर चले जाने के बाद आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर मैं 1 महीने के भीतर वापस नहीं आता हूं तो आपको खुद ही निकल जाना चाहिए और रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। ये नान, जो अभी अपनी चॉपस्टिक उठाने ही वाला था, ये सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने घबराकर कहा, गुरुजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? उसकी आवाज काफी तेज थी, जिससे पास की सड़क पर आने जाने वाले लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ।
आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, जब आप मार्शल आर्ट की दुनिया में होते हैं तो आप अपने भाग्य के स्वामी नहीं होते। शियाओ नान, एक दिन तुम ये बात समझ जाओगे। नूडल की दुकान के मालिक ने मुड़कर पूछा, महोदय, क्या आप किसी परेशानी में हैं? अगर कोई आपको तंग कर रहा है और आपके पास मदद के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो आप किंग शियाओ संप्रदाय से मदद मांग सकते हैं। शायद वे आपकी मदद कर सकें। ये नान ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, उनसे मदद लेने के लिए कितने पैसे लगेंगे? ये नान ने किंग शियाओ संप्रदाय के बारे में बहुत सुना था। हालांकि वह उत्तर से आया था, फिर भी उसके मन में इस संप्रदाय के प्रति गहरा आदर और लगाव था। उसके माता पिता और बहन को दानवी संप्रदाय ने मार डाला था, जिससे वह बेसहारा और अकेला रह गया था। जब उसने ली किंग क्यू द्वारा सम्राट की हत्या की खबर सुनी तो वह खुशी से रो पड़ा। उस दिन की भावनाएं वह कभी नहीं भूल सकता था। हालांकि अपने सम्मान के बावजूद उन्हें लगा कि किंग शियाओ संप्रदाय किसी का बदला लेने के लिए इतना उदार नहीं होगा। नूडल की दुकान के मालिक ने हंसते हुए कहा, अगर आप उच्च पदस्थ अधिकारी या रईस हैं तो आपको निश्चित रूप से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप आम लोग हैं और आपका कोई सहारा नहीं है तो किंग शियाओ संप्रदाय आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। ये सुनकर ये नान, जिसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पूछा, सच में? किंग शियाओ संप्रदाय ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता है? जनता की कृतज्ञता, लेकिन इससे तो अनगिनत दुश्मन पैदा हो जाएंगे। हाँ, इससे दुश्मन पैदा होंगे। अभी तो बाहर के सभी लोग सम्राट की हत्या के लिए संप्रदाय नेताली की निंदा कर रहे हैं, जो कि एक बुरा काम है। अराजकता फैलने पर अनगिनत लोगों की मौत का दोष संप्रदाय नेताली पर मरा जाएगा। ये बेतुका है। सम्राट के जीवित रहते हुए गुजोऊ में अक्सर अकाल और विद्रोह जैसी घटनाएं होती थीं। उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया। जब यह मामला सामने आया तो नूडल की दुकान का मालिक भड़क उठा। एक बूढ़ा आदमी मीठे कांटेदार फल लिए नूडल की दुकान के पास से गुजरा। उसकी बातें सुनकर मैंने भी कहा, बिल्कुल सही, वे लोग बहुत दुष्ट हैं। जब वे अपनी खुशकिस्मती का आनंद ले रहे होते हैं तो उन्हें हमारी जान की कोई परवाह नहीं होती। जब उन पर मुसीबत आती है तो वे चाहते हैं कि हम आम लोग उनकी बात मानें और उनके हथियार बन जाएं। वैसे मेरी राय में मास्टर ली यकीनन दुनिया के नंबर 1 हीरो हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी बुलंद आवाज ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी प्रशंसा करने के लिए रुक गए। ये नान ने किंग शियाओ संप्रदाय की यहाँ इतनी उच्च प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं की थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में फैली अफवाहों का जिक्र मात्र ही इतने सारे लोगों को उनका समर्थन करने के लिए आकर्षित करने के लिए काफी था। उन्होंने मार्शल आर्ट के किसी संप्रदाय को लोगों के बीच इतना लोकप्रिय कभी नहीं देखा था, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और अपने नूडल्स खाने लगे। ये देखकर ये नान बस अपना सिर झुकाकर नूडल्स खाने लगा। हालांकि धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठा होते गए और सभी लोग किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में बातें करने लगे। चिकित्सा उपचार, आपदा राहत और डाकुओं और लुटेरों का सफाया करना आदि। इसी प्रकार किंग शियाओ में गरीब परिवारों से बहुत कम पैसे लेता था। उबले हुए बन की एक टोकरी 10 साल पुरानी बीमारी को ठीक कर सकती थी। किंग शियाओ संप्रदाय जानबूझकर गरीबों का पक्ष नहीं लेता। चाहे कुलीन परिवार हो या साधारण परिवार, यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वे उनकी सहायता करेंगे। हालांकि वे कुलीन या साधारण परिवारों द्वारा दी गई धनराशि स्वीकार करेंगे। ये नान इन कहानियों को सुनते हुए मानो किसी कहानीकार की तरह व्यवहार कर रहा हो। उसके मन में किंग शियाओ संप्रदाय के बारे में कई कल्पनाएं जाग उठीं और वह उसमें शामिल होना भी चाहता था। अल्पविराम। चांद चमकीला था और तारे कम थे। लिंग शियाओ के आंगन में ली किंग क्यू, झांग यूचुन, झुयान, ली डोंगयुए और झांग यू एक मेज के चारों ओर बैठे थे। झुयान जू परिवार द्वारा एकत्रित की गई जानकारी बता रही थी। युजोऊ के नए शासक जियांग यू ने लिंगटियन संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर उन्हें दक्षिण की ओर जाने की अनुमति दे दी है। पहले आए उन शरणार्थियों को उनके ही लोगों ने उकसाया था, झुयान ने गंभीर भाव से कहा। झांग यू ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए और कहा, युजोऊ, ये तो वाकई बहुत दूर है। इस सरदार ने अभी सिर्फ एक प्रांत को शांत किया है, फिर भी वह इतनी दूर तक अपना प्रभाव फैला रहा है। वे आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? झुयान एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, उसे सूचना मिली थी कि किंग शियाओ संप्रदाय ने एक किलिन को छिपा रखा है। वह किलिन का खून चाहता था, लेकिन वह किंग शियाओ संप्रदाय की शक्ति से भी सावधान था, इसलिए उसने ये हताशा भरा कदम उठाया। झांग यूचुन ने आंखें सिकोड़कर कहा, मुझे डर है कि यह सिर्फ वही नहीं है। अपनी अमर शक्तियों और शुभ संकेतों के कारण किंग शियाओ संप्रदाय को शक्तिशाली और धनी लोगों द्वारा एक ऐसे मांस के टुकड़े के रूप में देखा जाता है जिसकी उन्हें लालसा होती है। क्या जू परिवार इस बात की पुष्टि कर सकता है कि यह वही व्यक्ति है? लेकिन क्यू ने झुयान की ओर देखते हुए अचानक पूछा। झुयान ने थोड़ी देर सोचा और जवाब में सिर हिलाया। इसके बाद ली किंग क्यू ने कहा, तो चलिए अब सोचते हैं कि जियांग यू का सिर लाने के लिए किसे भेजा जाए। अगर वह निर्दोष है तो जू परिवार के किसी सदस्य को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सभी लोग स्तब्ध रह गए, किसी को भी उनसे ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं थी। झुयान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, संप्रदाय के प्रमुख, क्या मुझे वापस जाकर दोबारा पूछना चाहिए? आखिर मैं भी अपने परिवार से पत्रों के माध्यम से ही संवाद करती हूँ। लेकिन क्यू को जू परिवार पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह ज्यादा परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने झुयान को चेतावनी दे दी। किंग शियाओ संप्रदाय में एकत्रित शक्तिशाली परिवारों का पूरी तरह से स्वार्थहीन होना असंभव है, इसलिए ली किंग क्यू को इस जानकारी पर दृढ़ रुख अपनाना होगा ताकि कोई भी किंग शियाओ संप्रदाय का फायदा न उठा सके। लेकिन क्यू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कहा, आपको उन कुलीन परिवारों और अधिकारियों को ये सलाह अवश्य देनी चाहिए जो आपको खुफिया जानकारी देते हैं। यदि आप ईमानदारी से किंग शियाओ संप्रदाय की मदद करते हैं तो किंग शियाओ संप्रदाय आपकी मित्रता को नहीं भूलेगा। यदि आप किंग शियाओ संप्रदाय को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये हथियार आपके हाथों और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। झांग यूचुन, ली डोंगयू और झुयान तुरंत सहमत हो गए। झांग यू ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई, ये सोचकर कि ली किंग क्यू सचमुच निर्दयी है और कोई दया नहीं दिखाता। लेकिन फिर उसने सोचा कि ली किंग क्यू की क्षमताओं के कारण ही वह इतना दबंग हो सकता है, जिससे किंग शियाओ संप्रदाय के लिए अनावश्यक परेशानी कम हो सकती है। इसके बाद ली किंग क्यू ने झुयान से अन्य जानकारी देने के लिए कहा।
तभी अचानक ली किंग की आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। चूंकि यह पहली बार है जब किंग शियाओ संप्रदाय के किसी शिष्य ने सफलतापूर्वक एक जादुई कलाकृति का निर्माण किया है जिससे संप्रदाय के विकास में प्रगति हुई है, इसलिए आपको विरासत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ओम, अनुष्ठान के उपकरण, इतना अद्भुत कौन है? हालांकि ली किंग ने शिष्यों के एक समूह को जादुई कलाकृतियों की कला का अध्ययन करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। उन्होंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज रात किसी ने उन्हें चौंका दिया। बड़े समूह में होने का यही फायदा है, अप्रत्याशित घटनाएं होने की संभावना अधिक होती है। जैसे ही उसके विचार उस जादुई कलाकृति की ओर गए, उसके होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। झूयान ने उसकी मुस्कान देखी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या संप्रदाय का नेता उन सबको फिर से मारना चाहता था? आधे घंटे बाद जब ली किंग ने देखा कि काफी देर हो चुकी है, तो उसने उनसे वापस जाकर आराम करने को कहा। जैसे ही झूयान और झांग यू लिंगशियाओ आंगन से बाहर निकले, युआन क्यूई तुरंत आंगन में प्रवेश कर गया। संप्रदाय के गुरुजी, किसी ने संदिग्ध इरादों से संप्रदाय में घुसपैठ की है। उसका व्यवहार संदिग्ध था और पकड़े जाने पर उसने भागने की कोशिश भी की। शिष्यों ने उसे पकड़ लिया है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? युआन ची ने ली किंग के पास आकर जल्दी से कहा। झांग यूचुन और ली डोंगयुए अभी अपने कमरों में वापस नहीं लौटे थे कि उन्होंने ये सुना और वे वहीं रुक गए। ली किंग ने पूछा, दूसरा व्यक्ति कैसा दिखता है? वह 60 या 70 वर्ष का प्रतीत हो रहा था, अंधा था और अपनी पीठ पर चाकू लिए हुए था। यह अच्छा आदमी नहीं लगता, इसे यहाँ लाओ, मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। लेकिन कियू ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अच्छे मूड में है और वह झांग यूचुन और ली डोंगयुए को आत्मा बंधन मंत्र दिखा सकता है ताकि वे भी इस तकनीक में महारत हासिल कर सकें और भविष्य में उनके लिए चीजें आसान हो जाएं। हाँ, युआन क्यूई के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। झांग यूचुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह इतना मामूली मामला है कि आप, सीनियर ब्रदर, मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर रहे हैं? क्या इसे प्रवर्तन हॉल को सौंपना बेहतर नहीं होगा? लेकिन कियू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, उसके उद्देश्य को जाने बिना हम इसे मामूली मामला नहीं मान सकते। ये सुनने के बाद झांग यूचुन को लगा कि बात समझ में आ गई है, इसलिए वह बैठ गया और अपने शिष्यों के बारे में बात करने लगा। ली डोंगयुए ने भी बैठना उचित समझा। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद युआन क्यूई और शियाओ वुमिंग एक बूढ़े व्यक्ति को आंगन में ले गए। ये बूढ़ा व्यक्ति ये नान का गुरु, आंखों पर पट्टी बांधे रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति ही था। इस समय आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति का चाकू गायब हो चुका था और आंखों पर बंधी पट्टी भी हट चुकी थी, जिससे उसकी धसी हुई पलकें दिखाई दे रही थी, जो काफी डरावनी लग रही थी। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था, जिससे स्पष्ट था कि उसे काफी पीड़ा हुई थी। लेकिन कियू ने उसे देखा और उसके शारीरिक गठन और आंतरिक ऊर्जा को देखते हुए उसे भी मार्शल आर्ट का उस्ताद होना चाहिए। ऐसे उस्ताद दुर्लभ होते हैं। अध्याय 150 आत्मा का पोषण। शाओ वुमिंग ने आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति को आंगन में धकेल दिया, फिर उसके पैर में लात मारी, जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन कियू लंबी मेज के चारों ओर घूमकर आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। झांग यूचुन और ली डोंगयुए भी उनका अभिवादन करने आए। बोलो, तुम क्यों आए हो? लेकिन कियू ने पूछा, ये देखकर कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद पहाड़ पर चढ़ आया है, उसे डर था कि कहीं कोई गलतफहमी न हो जाए। किसी के लिए उसे किसी की हत्या करने या हुनैवान धर्मग्रंथ चुराने के लिए भेजना अत्यंत अनुचित होगा। आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति चुप रहे, जिससे युआन क्यूई और शियाओ वुमिंग नाखुश थे, लेकिन ली किंग की उपस्थिति के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। ये देखकर कि वह कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन कियू ने भी कुछ नहीं कहा। अगर कोई गलतफहमी हुई भी तो वह उसकी अपनी गलती थी। जैसे ही ली किंग आत्मा बंधन मंत्र का प्रयोग करने ही वाली थी, चू जिंग इंद्रधनुषी तलवार से प्रकट हुई और बोली, गुरुजी, मैं उसे जानती हूँ। मुझे अंदाजा है कि उसे किसने भेजा है। लेकिन कियू ने अपना काम रोक दिया और पूछा, ओह, तो मुझे बताओ। युआन क्यूई और जियो वुमिंग दंग रह गए, सोच रहे थे कि ली क्विंग किससे बात कर रहे थे। झांग यूचुन और ली डोंगयू ने ली क्विंग को आश्चर्य से देखा, लेकिन कियू ने उन्हें कुछ नहीं समझाया, बल्कि चू जिंग द्वारा आंखों पर पट्टी बांधे बूढ़े व्यक्ति का परिचय कराते हुए सुना। उनका नाम मोली है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया में ओवरलॉर्ड ब्लेड के नाम से जाने जाते हैं। उनका शेन यू से भी एक खास रिश्ता है। शेन यू के एक दोस्त को ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड विरासत में मिली थी। प्राचीन काल से ही ओवरलॉर्ड ब्लेड और ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के बीच टकराव होना तय था। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के पिछले उत्तराधिकारी की मृत्यु उन्हीं के हाथों हुई थी। युवावस्था में मोली ने मार्शल आर्ट की दुनिया में ओवरलॉर्ड ब्लेड का नाम रोशन करने के लिए हर जगह के उस्तादों को चुनौती दी, जिससे उनके कई दुश्मन बन गए। उनके दुश्मनों ने उनकी आंखों में जहर घोल दिया और उनकी पत्नी व बच्चे भी उन्हीं के हाथों मारे गए। कांगजोऊ के ची परिवार ने उन्हें बचाया और उनका बदला लिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट से संन्यास ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ची परिवार की सेवा करने के लिए अपनी पहचान बदल ली थी। बोलते समय चू जिंग को पुरानी बातें याद आ गईं। अधिपति ब्लेड मोली, क्यूई कबीले, ली क्विंग कियू ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी बातें सुनकर अंधे बूढ़े ने अचानक ऊपर देखा। हालांकि वह अंधा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से सदमे को दर्शा रहे थे। झांग यूचुन, ली डोंगयू, युआन ली और जियो वुमिंग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि ली क्विंग को मोली की पहचान कैसे पता चली। उनका यहाँ आना संभवतः ची परिवार के इशारे पर हुआ है। कांगजोऊ के ची परिवार की नींव बहुत गहरी है, यहाँ तक कि दरबार में इतना दबदबा रखने वाला मैं भी उनकी चालों को नहीं समझ पाता। उन्होंने दरबार में घुसपैठ कर ली है और वर्तमान मंत्रियों में से आधे उनके साथ जुड़े हुए हैं। झाओ परिवार ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और इसमें भी उनकी ही मदद थी। बस वे जोंगतियान में बसने को तैयार नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दुनिया के 8 महान परिवारों जितनी अच्छी नहीं है। मेरी राय में ची परिवार ही दुनिया का असली नंबर 1 परिवार है। मैंने एक बार ची परिवार में घुसपैठ करके जांच करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वह तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि गायब होने से पहले उसने किसी को मेरे पास एक संदेश पहुंचाने के लिए भेजा था, जिसमें कहा गया था कि ची परिवार कुछ ऐसा विकसित कर रहा है जिसके लिए विभिन्न दुर्लभ और अनोखे जानवरों के सार और रक्त की आवश्यकता है। मैंने पहले सोचा था कि ची परिवार अमरता का अमृत भी खोज रहा है, इसलिए मैंने आगे जांच नहीं की।
मुझे लगता है कि उन्होंने मोली को किलिन के रक्त के लिए यहाँ भेजा है। आज की दुनिया में बहुत कम लोग मोली को पहचानते हैं। मोली असफल भी हो जाए तो भी वह उनकी पहचान उजागर नहीं करेगा। चू जिंग ने आह भरी और सोचा कि ची परिवार ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी। अफसोस की बात यह थी कि किंग शियाओ संप्रदाय मार्शल आर्ट संप्रदाय नहीं था। लेकिन क्यू के पास मोली से उसके इरादे उजागर करवाने के कई तरीके थे, भले ही मोली मरने को तैयार हो। लेकिन क्यू की आंखों में चमक आ गई और उसने पूछा, क्या ये किलिन के खून के लिए है? आखिर की परिवार किस चीज़ का पालन पोषण कर रहा है? ये सुनकर मोली का पूरा शरीर कांप उठा। फिर उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या करने का फैसला किया और साथ ही अपनी आंतरिक ऊर्जा से अपनी नसों को भी नष्ट कर दिया। धड़ाम से वह झट से जमीन पर गिर पड़ा। ली डोंगयुए को कोई कदम उठाने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि उसकी कायाकल्प करने वाली भूतिया सुइयां मोली को जीवित रख सकती थीं। हालांकि बड़े भाई की कायाकल्प करने वाली अमर आत्मा सुई उसकी सुई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि बड़ा भाई उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे कार्रवाई करनी होगी। लेकिन क्यू को लगा कि कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने दूसरे पक्ष को मौत के घाट नहीं उतारा था। अगर मोली ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर ले तो शायद उसे बचने का कोई रास्ता मिल जाए। उसकी एक बुरी बात यह है कि वह दिखावा करता है। ध्यान से देखो, इसे आत्मा बंधन अभिशाप कहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो भी वह आत्मा बंधन अभिशाप से नहीं बच सकता। लेकिन क्यू ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखें एक अजीब से बैंगनी रंग में बदल गईं, जिससे उसके सामने बैठे युआन क्यूई और शियाओ वुमिंग आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठे। झांग यूचुन और ली डोंगयुए ने एक कदम आगे बढ़ाया और जब उन्होंने ली किंग की आंखों को स्पष्ट रूप से देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए। अल्पविराम। रात पानी की तरह शांत थी। ये नान, जो ब्लैकस्टोन काउंटी के एक सराय में काफी दूर था, करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अचानक उठ बैठा और खिड़की के बाहर चांदनी की ओर देखने लगा। उसके स्वामी को गए 7 दिन हो गए थे। हालांकि तय किए गए 1 महीने में अभी काफी समय था, फिर भी किसी कारणवश उसे बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मानो कोई बड़ी घटना घटित होने वाली हो। ब्लैकस्टोन काउंटी के आसपास केवल एक ही मार्शल आर्ट संप्रदाय है और वह है किंग शियाओ संप्रदाय। क्या गुरुजी किंग शियाओ पर्वत पर गए थे? वह घोर भ्रम की स्थिति में था। हालांकि वह 1 साल से शिष्य था, लेकिन उसे अपने गुरु की पृष्ठभूमि या उनके भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1 साल पहले उसका सामना डाकुओं से हुआ और वह जान गंवाने ही वाला था कि मोली ने उसे बचा लिया। मोली के मार्शल आर्ट कौशल को देखकर वह दंग रह गया और उसने मोली से विनती की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। मोली ने कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दक्षिण जा रहा है और ये नान बिना किसी शिकायत के उसके पीछे पीछे चली गई। उस वर्ष के दौरान गुरु और शिष्य ने पूरे देश की यात्रा की और समृद्धि और अराजकता दोनों देखी। दुनिया जितनी अधिक कपटपूर्ण होती गई, उतना ही वह अपने गुरु के साथ बिताए दिनों को संजोने लगा। गुरुजी तो किंग शियाओ संप्रदाय से बदला नहीं लेंगे, है ना? चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन क्यू के सामने उनकी कोई बराबरी नहीं है। ये नान की बेचैनी बढ़ती गई और वह अपने हाथों से अपना सिर खुजलाने लगा। उस रात सोने से पहले वह काफी देर तक करवटें बदलता रहा। जब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी तब तक वह जागा नहीं। खिड़की से कमरे में आती तेज धूप के कारण उसे आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कौन है भाई? नींद से जाग चुकी ये नान ने अधीरता से पूछा। पानी की डिलीवरी। दरवाजे के बाहर से एक पुरुष की आवाज आई। ये सुनकर ये नान मुश्किल से उठी, चलकर गई और दरवाजा खोला। ये नान चौंक गई। दरवाजे के बाहर कोई वेटर नहीं, बल्कि नीले रंग के वस्त्र पहने 2 सुंदर पुरुष खड़े थे। ये वही है, इसमें कोई शक नहीं। एक शिष्य ने एक चित्र दिखाते हुए कहा, हम किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य हैं, कृपया पहाड़ पर आइए। दूसरे शिष्य ने तुरंत हाथ उठाकर दरवाजा दबाया और कहा, हम किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य हैं, कृपया पहाड़ पर आइए। क्विंगजियाओ संप्रदाय। ये नान का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सहज ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और वह तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम संयम बरतो। हम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते, हम बस चाहते हैं कि तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ। उसे पकड़े हुए किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे लहजे में कहा। नॉरिशिंग युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अपनी साधना के साथ वह आसानी से एक शक्तिहीन युवक को वश में कर सकता था। ये नान भय से भर गया था। उसने सोचा था कि उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता काफी अच्छी है, लेकिन उसे इतनी आसानी से पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसे अपने गुरु की बातें समझ आ गईं। आंतरिक शक्ति का विकास किए बिना कोई भी कभी भी निपुण नहीं बन सकता। अल्पविराम। तियांगोंग हॉल के प्रांगण के अंदर ली किंगक्यू और जुयान एक साथ खड़े थे, जबकि 3 शियाओ भाई मिंगुआंग और सुशिलिंग एक तरफ खड़े होकर उत्सुकता से एक महिला शिष्या को देख रहे थे। भीड़ की निगाहों का सामना करते हुए शिष्या बहुत घबराई हुई थी। उसके वस्त्र की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी हुई थी, जिससे राख और कोयले से ढकी उसकी भुजाएं दिखाई दे रही थीं। वह दुबली पतली थी और उसका चेहरा मैला था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं। उसका नाम वू शिंग्युए है, जो हेवनली क्राफ्ट हॉल की एक शिष्या है और पोषण सार क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना स्तर रखती है। उसके हाथ में एक पीतल का दर्पण था। घबराहट से उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। जल्दी से अपना मिस्टिक फायर मिरर संप्रदाय के नेता को दिखाओ। जुयान ने उसे धीरे से याद दिलाया जब उसने देखा कि वह अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ी है। वो शिंग्युए होश में आए, तुरंत मुड़ी और अपनी जीवन शक्ति दर्पण में प्रवाहित कर दी। इसके तुरंत बाद दर्पण की सतह से आग की एक लाल लहर उठी, जो घूमती हुई आगे बढ़ी। आग तेजी से फैलती गई और लगभग 10 मीटर 5 झांक तक पहुंच गई, जिससे उसके सामने का घर लगभग जल उठा। तीनों शियाओ भाई अपनी आंखें फाड़कर देखते रह गए। जो उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध थे। सुशिलिंग ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन इसे दोबारा देखकर भी वह आश्चर्यचकित रह गई। वो शिंग्युए ने युआनची को रोक दिया, लेकिन क्यू की ओर मुड़कर देखा और घबराते हुए कहा, मेरी युआनची का उपयोग केवल इसी सीमा तक किया जा सकता है। यदि कोई उच्च कौशल वाला शिष्य इसका उपयोग करे तो निश्चित रूप से यह अपनी अधिक शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। रहस्यमयी अग्नि दर्पण, ये तो अच्छा नाम है। इस दर्पण को बनाने का विचार आपको कैसे आया? लेकिन क्यू ने संतुष्टि से पूछा। उसकी मुस्कान देखकर वो शिंग्युए तुरंत निश्चिंत हो गई।
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जब मैं फॉर्मेशन के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्या हथियारों पर मार्शल आर्ट की तकनीकें उकेरी जा सकती हैं। इससे मार्शल आर्ट के अभ्यास में समय की बचत होगी, इसलिए मैंने इसके नियमों का अध्ययन किया। इसके अलावा मेरा परिवार पीढ़ियों से लोहार का काम करता आ रहा है और मुझे कुछ गढ़ने की तकनीकें आती हैं, इसलिए मैंने इसे आजमाने का सोचा। पहले तो मैं बस इसे आजमाना चाहती थी, हालांकि मैं असफल रही, लेकिन इससे मुझे सफलता की उम्मीद जगी। लेकिन क्यू ने उसे देखा और उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वो शिंग्युए की साधना क्षमता औसत दर्जे की थी, लेकिन उसकी समझ काफ़ी अच्छी थी। उसमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी और वर्तमान संप्रदाय में ऐसी प्रतिभा को असाधारण नहीं माना जाता था, इसलिए लेकिन क्यू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने उसे एक सरप्राइज दिया। इससे ये पता चलता है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकता, एक निश्चित भाग्य के बिना भी व्यक्ति चमत्कार कर सकता है और महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। जैसे जैसे वह वो शिंग्युए को देखता गया वैसे वैसे उसकी संतुष्टि बढ़ती गई। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने एक जादुई कलाकृति बनाई है। सच कहूं तो किंगशियाओ संप्रदाय में न केवल मार्शल आर्ट है बल्कि अमरता प्राप्त करने की विधियां भी हैं। तुमने जो प्रतिबंध अंकित किया है वह अमरता प्राप्त करने की एक विधि है। अनुष्ठान के उपकरण। वो शिंग्युए की आंखें चौड़ी हो गईं और बाकी सबकी भी। हालांकि और सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह के दिव्य हथियार को वास्तव में एक जादुई कलाकृति माना जा सकता है। किंगशियाओ संप्रदाय में लंबे समय से अमरता प्राप्त करने की परंपरा रही है, लेकिन संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किए जाने पर ही वे वास्तव में इस पर विश्वास कर सकते हैं। आपने किंगशियाओ संप्रदाय के लिए पहला जादुई हथियार बनाया है और आपके सम्मान में एक स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही मैं आपको स्वर्गीय शिल्प हॉल का वरिष्ठ नियुक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप संप्रदाय के लिए और अधिक जादुई हथियार बना सकेंगे और संप्रदाय की हथियार निर्माण कला में मौजूद कमियों को पूरा कर सकेंगे। ली क्विंक्यू ने गंभीरता से बात की, जिसने वू जिंग्यू को उत्साहित कर दिया। हॉल के प्रमुख का पद एक सच्चे शिष्य से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उन्हें रातों रात सफलता मिल गई। जल्दी करो और संप्रदाय के नेता को धन्यवाद दो, झूयान ने आग्रह किया। वो शिंग्युए अपनी तंद्रा से बाहर निकली और ली क्विंक्यू को उनके पुरस्कार के लिए धन्यवाद देने के लिए तुरंत झुककर प्रणाम किया। ली क्विंक्यू ने वो शिंग्युए की प्रशंसा करना जारी रखा, जादुई कलाकृतियों के महत्व को समझाते हुए लगभग ये कहा कि किंगशियाओ संप्रदाय का भविष्य उस पर निर्भर करता है, जिससे वो शिंग्युए बहुत प्रभावित हुई। दाववादी पैनल पर अपनी वफादारी का स्तर 90 से अधिक देखकर ली क्विंक्यू की मुस्कान और गहरी हो गई। भविष्य में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मिंगुआंग की तरह सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर वो शिंग्युए ने अनजाने में मिंगुआंग की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहन भरी मुस्कान दी। लेकिन क्यू ने ज्यादा देर नहीं लगाई, उन्होंने वो शिंग्युए को अपनी खुशी का आनंद लेने के लिए समय दिया। जब वह तीनों शियाओ भाइयों के साथ चला गया तो वो शिंग्युए ने खुशी से चिल्लाते हुए झूयान को कसकर गले लगा लिया। झूयान ने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि राहत भरी मुस्कान के साथ उसकी पीठ थपथपाई। वह भावनाओं से भर उठी। उसने केवल इतना सुना था कि वो शिंग्युए हथियार बनाना जानती है, इसलिए उसने अपवाद मानकर वो शिंग्युए को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो शिंग्युए उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगी। दूसरी ओर लेकिन क्यू पत्थर के रास्ते पर चल रहा था, जबकि उसके पीछे तीनों शियाओ भाई जादुई कलाकृतियों के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। लेकिन क्यू ने कहा था कि भविष्य में किंगशियाओ संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य के पास एक जादुई कलाकृति होगी जिससे वे अपनी कल्पनाओं में खो गए। लेकिन क्यू की हंसी रुक गई, क्योंकि उसके विचार वापस मोली और क्यूईशी की ओर लौट गए थे। आत्मा का पोषण करना, है ना? मैं देखना चाहूंगा कि तुम किस तरह की बेतुकी बातें कर सकते हो। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।